आई एम कैलकाटा में इट इज बेटर टू हैव 1 years of work experience than have 5 years of, or let's say 4.5 years of work experience. All of this discussion brings us to, can I reduce my work experience? Is it possible कि मैं अपना वर्क एक्स कम कर लूँ? तो पहले तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे गैप ईयर इक्वल होते हैं? मतलब क्या हर गैप ईयर को से एक ही नजर से देखा जाता है? हो सकता है यू माइट कम अक्रॉस एज समवन हुज अनप्रोडक्टिव कि यार अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी तो वाई डोंट यू वांट टू अर्न समथिंग, वाई आर यू वर्किंग फॉर फ्री, अभी भी आप कोर्सेज वगैरह कर रहे हो, वाई कुडंट यू डू इट अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब? यस, किसी को ये भी लग सकता है कि यार यू आर समवन हु लैक्स डायरेक्शन, आप दिशाहीन इंसान हो। क्या मैं वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूँ ऑन पेपर की? मतलब एक्चुअल में तो मैंने देखो जॉब नहीं की, बट क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे उसके मार्क्स मिल जाए? तो किया तो जा सकता है, बट तभी किया जा सकता है। अरे कौन आ गया? हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली द वीडियो जिसका आप सबको इंतजार था, यू ऑल हैड बीन वेटिंग फॉर, कि सर वर्क एक्सपीरियंस गैप के बारे में बताओ। तो दिस इज द वीडियो। इसमें काफ़ी डिटेल में आपको मैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और गैप को लेके जो जो इंट्रिकेसीज हैं, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो जो आपके कंसर्न्स हैं और जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वो सारे के सारे आंसर करने वाला हूँ। सो दैट्स द एजेंडा, दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे, गैप एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, गैप क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो इन शॉर्ट आगे क्या आने वाला है वो आपको मेन्यू दिखा देता हूं परोसने से पहले। वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बी स्कूल, व्हाट इज गैप ईयर, हाउ टू जस्टिफाई गैप ईयर, हाउ टू क्रिएट वर्क एक्सपीरियंस। ना आई बिलीव दैट आप में से काफी लोग शायद इस वाले पार्ट को लेकर इंटरेस्टेड होंगे, एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। एंड लास्ट में मैंने कुछ FAQs भी इंक्लूड कर लिए। ओके, सो लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग, सीधा शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज वर्क एक्सपीरियंस? नाउ अंडरस्टैंड कि वर्क एक्सपीरियंस की डेफिनेशन अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 10 साल से जो करता आ रहा हूँ वो बी स्कूल के हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता, सिंपली because I am not an employee as such of any organization. I am a contractual professional service provider. अब वो क्या है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज हमको ये समझना है कि बी स्कूल के हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है। तो बी स्कूल की वर्क एक्सपीरियंस की डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं। फुल टाइम पेड जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप काम कर रहे हो वो फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब इज नॉट कंसिडर्ड वर्क एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में 2-3 दिन किसी कोचिंग में जाके ट्यूशन क्लासेस लेते हो, आपके घर पे बच्चे आते हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं आपसे और पैसे देके जाते हैं, आप LIC इंश्योरेंस एजेंट हो और आपको कमीशन बेस्ड पैसे मिलते हैं। आप सिंपली याद रखो, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो जहाँ पे आपको कमीशन बेस्ड पे मिलती है, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे हफ्ते में आपको 5-6 दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप हफ्ते में 2-3 घंटा काम करते हो ऑन पेपर। अगेन अगर आप ऑन पेपर ये दिखा दो कि मैं 6 दिन काम करता हूँ, चाहे एक्चुअली 2 दिन करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एनी जॉब दैट इज नॉट अ 5-6 डे अ वीक जॉब, जहां पे आपको 7-8 घंटे काम करना होता है और जहां पे आपको एटलीस्ट एक फिक्स्ड कंपोनेंट मिलता ही मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल इंसेंटिव मिलते हैं, अलग चीज है। अगर ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यू आर नॉट इन अ फुल टाइम जॉब, दैट्स वन। सेकेंड, इट शुड बी अ पेड जॉब। कोई भी अनपेड सर्विसेज अगर आप किसी को देते हो, चाहे आप कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर रहा हो, वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। तो हम में से काफी सारे लोग NGOs के साथ कनेक्टेड होते हैं जहां पे हम प्रो बोनो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ एनी प्रो बोनो, एनी फ्री सर्विस डज नॉट क्वालिफाई एज वर्क एक्सपीरियंस, इवन दो जो काम आप कर रहे हो वो अदरवाइज सारी कंडीशंस मीट कर रहा हो। नाउ हाउ डू यू प्रूव दैट? आप बोलोगे कि सर पर मेरे को तो, अगर मैं इनको बोल दूंगा कि पैसे मिले थे, इनको क्या पता लगेगा? हा, ऐसा नहीं है। देयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म दैट इट वाज अ पेड जॉब। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वील टॉक अबाउट देम। थर्ड इज इट शुड बी आफ्टर ग्रेजुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क एक्सपीरियंस वही काउंट होता है दोस्तों जो ग्रेजुएशन के बाद का काम है। आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर फेसबुक भी खड़ा कर दिया ना तो वो वर्क एक्स में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, it goes without saying that you simply cannot have work experience, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो हो ही उसका सकता है जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2024 में पूरी करी, बट मैं जॉब करता आ रहा हूँ 2022 से, फॉर वट एवर रीजन, मेरा मैं कॉलेज जाता नहीं था या मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, मैं डिस्टेंस एजुकेशन कर रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आपकी ग्रेजुएशन 2024 में पूरी हुई है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस अर्लीस्ट भी 2024 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आई टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट, बट रिमेंबर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के बाद का है सिर्फ वही वर्क एक्स में काउंट होता है। एनीथिंग बिफोर ग्रेजुएशन, एनीथिंग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन डज नॉट काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। ओके, सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दिस इज हाउ यू इवेल्युएट कि आपका जो वर्क एक्स है, इफ इट क्वालिफाइज एज वर्क एक्स और नॉट।
अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूं। तो एक चीज ये क्लियर कर लो यार कि जो भी आप इंटर्नशिप्स करते हो, ठीक है, चाहे ड्यूरिंग कॉलेज चाहे आफ्टर कॉलेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, उसके बाद भी हम कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, या जॉब नहीं मिल रही थी या कुछ ऑन पेपर दिखाना था, तो ऑल्दो वो इंटर्नशिप अगर पेड भी है तो वो वर्क एक्स में काउंट नहीं होगी। सर उनको कैसे पता लगेगा कि ये इंटर्नशिप थी कि वर्क एक्स था? तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम आएंगे। आपको इंटर्नशिप के बाद यूजुअली इंटर्नशिप लेटर मिलता है, तो उस पर लिखा होता है इंटर्नशिप लेटर। सिमिलरली जब आपको वर्क एक्स लेटर मिलता है तो उस पर आपकी डेजिग्नेशन दी होती है, आपने कब से ज्वाइन किया, तो दैट मेक्स इट प्रीटी क्लियर। सिमिलरली आर्टिकलशिप, हम में से काफी सारे सीएज हैं जो आर्टिकलशिप करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशनल डिग्री। नाउ दैट डज नॉट काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस। सिमिलरली पार्ट टाइम जॉब, जैसे मैंने बताया, अनपेड जॉब्स, दे डोंट काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस। हाउ इज वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटेड, उसकी ड्यूरेशन कैसे काउंट होती है? मंथ्स में। तो आप लोग भी जब आज के बाद किसी को, मुझे या किसी भी एजुकेटर को बताओ कि मेरा कितना वर्क एक्स है, स्टॉप सेंडिंग और स्टॉप कम्युनिकेटिंग दैट इन टर्म्स ऑफ 1.3 years, 1.8 years, 2.4 years. Do that in months. B School calculates, B School looks at experience, B School rewards experience in terms of months. आपका वर्क एक्सपीरियंस कब से स्टार्ट हो सकता है? मैंने बताया ग्रेजुएशन के बाद से। काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ग्रेजुएशन से बाद के का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन मई 2023 में मैंने एग्जाम्स दिए, अगस्त में मेरा रिजल्ट आया, डिग्री मुझे मिली फरवरी 2024 में, तो कब से मेरा वर्क एक्स काउंट हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि जिस दिन आपने अपनी ग्रेजुएशन का आखिरी एग्जाम दिया था, तो लेट्स से आपने 21 मई 2023 को अपने ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम दिया था, वहां से आपका वर्क एक्सपीरियंस आप शुरू कर सकते हो। मतलब 22 मई 2023 से सिखा सकते हो। आपने अपनी ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम किस डेट को दिया था, उसके अगले दिन से आप वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, अगर सच में आपके पास ऑन पेपर वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो अगले दिन अपने आप मैं घर पे सो रहा हूं मेरा वर्क शुरू हो गया, नहीं। अगर उसके बाद से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है प्रूव करने के लिए, तब आपका वर्क एक्स काउंट होगा। आपके कौन कौन से वर्क एक्स में एक्सेप्टेड होते हैं? काफी बार मुझसे क्वेश्चन आता है कि सर मैंने सुना है कि टीचिंग का वर्क एक्स तो काउंट ही नहीं होता, या मैं तो एनजीओ में काम करता हूं तो एनीवे दैट विल नॉट काउंट एज वर्क एक्स। दीज आर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दीज आर ऑल मिथ्स। Any work that is full time paid and after graduation is counted as work ex. अगर आप एनजीओ में भी काम कर रहे हो but that's a full time job, it's a paid job and it was after your graduation, it's work experience. इनफैक्ट अगर आप एक कोचिंग सेंटर में भी जॉब कर रहे हो जो कि रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर है, ये नहीं कि घर के बाहर आपने बोर्ड लगा दिया तो आपकी कंपनी बन गई, अगर एक रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर में काम कर रहे हो और आप वहां पे एक फुल टाइम एम्प्लॉई हो और ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रहे हो और आपको एक फिक्स पे मिलती है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वर्क एक्स। सिमिलरली हम जैसे वी आर आरंभ अकेडमी, वी आर इनटू एडटेक, अगर हमारे साथ भी आप जुड़े हुए हो, इवन दो आप घर से भी काम कर रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर हम जो आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं उस पे फुल टाइम जॉब है, अगर हम आपको पर मंथ सैलरी क्रेडिट करते हैं आपके अकाउंट में, और अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। सो अंडरस्टैंड कि वर्क एक्सपीरियंस की डेफिनेशन इस पे बेस नहीं होती कि आप फिजिकली ऑफिस जाते हो कि नहीं जाते, इस पे भी बेस नहीं होती कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो किस सेक्टर में आती है, और इस पे भी नहीं होती कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी कंपनी है, नहीं। एज लॉन्ग एज इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी, एज लॉन्ग एज दैट कंपनी प्रोवाइड्स यू डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रूव्स दैट यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, एंड एज लॉन्ग एज देयर इज अ क्लियर प्रूफ ऑफ a series of salary transfers to your account, that counts as work experience। चाहे एनजीओ में हो, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर में हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। ऑल्सो इट इज बेटर अगर आपका जो पूरा का पूरा वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ना हो। अब होता क्या है कि हम में से काफी सारे लोग अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि सैलरी कब बढ़ती है, सैलरी तो तभी बढ़ती है जब एक कंपनी से दूसरी में जाओगे, सीधी बात है। सैलरी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रेजिग्नेशन लेटर। अब कुछ लोग इसको थोड़ा ओवर प्ले कर देते हैं। ओवर प्ले कैसे कर देते हैं कि 3 महीने यहाँ काम किया, फिर वहां, फिर 3 महीने काम किया वहां। तो क्या ये वर्क एक्स में काउंट होगा कैट के? द आंसर इज यस। CAT does not discriminate on the basis of whether your entire work ex was acquired at one place or whether it was acquired at 2, 3, 4 places। तो अगर मान लो किसी ने दो महीने भी काम किया ना 5 जगहों पे, उसका भी 10 मंथ का वर्क एक्स है। किसी ने एक जगह लगातार 10 महीने काम किया, उसका भी 10 मंथ्स है। तो आपको कैट में वर्क एक्स के जो मार्क्स मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। हाउएवर यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम जस्टिफाइंग कि ऐसा कैसे है कि 3 महीने से ज्यादा आपके पैर ही कहीं नहीं रुकते।
मतलब ऐसा क्या है भाई तुम्हारे अंदर कि किसी कंपनी में टिकते ही नहीं हो तुम, आए 3 महीना रुके और फिर निकल लिए। इट प्रेजेंट्स यू एज अ जॉब हॉपर, इट प्रेजेंट्स यू एज समवन हु इज इनसिंसियर इन जनरल टुवर्ड्स हिज वर्क। सो कोशिश करना कि आपका वर्क एक्सपीरियंस फ्रेगमेंटेड ना हो। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर कितना कितना फ्रेगमेंट हो सकता है? आइडियली 1 ईयर। आइडियली ये माना जाता है कि कहीं भी अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो यार 1 साल तो काम करोगे ना, क्योंकि 1 साल तो इंसान को लगता ही है चीजों को समझने में, देखने में, जज करने में कि मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ कि नहीं करता। अब अगर 6 महीने से कम का है तो अगेन वो थोड़ा डाइसी होने लग जाता है। फिर एक ये भी बात आती है कि कितने ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मेरा है 5 महीने का, बाकी एक एक साल के 2 हैं, हाँ ठीक है चल जाएगा। उस एक को बोल दूंगा कि यार दैट वाज सिंपली अ रॉन्ग डिसीजन ऑन माय पार्ट, गलत जगह चला गया था। बट अगेन वो 5 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 3 अगर ऐसे आ गए, 2 भी आ गए, तो दैट डजंट लुक नाइस ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, ऑल राइट। व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर कैट टू कंसिडर वर्क एक्सपीरियंस? कब तक का कंसिडर होगा? काफी लोगों को इसके लेके भी क्लैरिटी नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि कैट की कट ऑफ डेट होती है 31 जुलाई ऑफ दैट गिवन ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम कैट 25 की बात कर रहे हैं, तो आपका वर्क एक्स कब तक काउंट होगा? 31 जुलाई 2025। तो इसको एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से किसी ने 1 फरवरी को जॉब ज्वाइन करी इस साल, 1 फरवरी 2025, तो उसका वर्क एक्स कितना माना जाएगा? एज्यूमिंग कि वो 31 जुलाई तक जॉब करता रहेगा, उससे पहले छोड़ नहीं देगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एग्जैक्ट 6 मंथ्स हो जाएंगे। यही अगर उसने लेट्स से 1 जनवरी से ज्वाइन किया था या 15 जनवरी से ज्वाइन किया था, तो अकॉर्डिंगली 6.5 मंथ्स हो जाएगा। तो आपको अपनी आपके वर्क एक्स की स्टार्ट डेट क्या होगी जब भी आपने जॉब ज्वाइन करी? एंड डेट बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई 2025 है। काफी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अभी कल परसों कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैंने एक जगह जॉब ज्वाइन कर ली है ताकि मेरे को वर्क एक्स के मार्क्स मिल जाएंगे कैट में। तो उसको मैंने समझाया, मेरे भाई तूने अगर मई में जॉब ज्वाइन करी है, 31 जुलाई तक काउंट होता है, तेरा अगले महीने तक 1 मंथ का वर्क एक्स हो जाएगा। 1 मंथ के वर्क एक्स के तेरे को मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। वो सोच रहा था कि नवंबर तक मेरे इतने महीने हो जाएंगे, बट आप नवंबर में थोड़ी अपनी ये डिटेल सबमिट करोगे। आप अगस्त में अपना कैट का फॉर्म फिल करोगे, अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट हाफ तक जो लास्ट डेट होगी, और उस फॉर्म में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपको अपनी 31 जुलाई 2025 तक का वर्क एक्स प्रेजेंट करना है। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? अब अगेन अगले साल जो कैट होगा, कैट 26, उसमें 31 जुलाई 2026 हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कॉम्पोजिट स्कोर। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे मैं, बेसिकली मैं आपको वर्क एक्सपीरियंस की रेलेवेंस बताना चाह रहा हूँ बी स्कूल में, कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी काम की चीज है। एंड द आंसर इज कि एक्चुअली में बहुत काम की चीज है। इनफैक्ट मैं कुछ कुछ बी स्कूल्स का अगर ओवरऑल वो कॉम्पोजिट स्कोर कितना होता है, किसको कहाँ मार्क्स देते हैं, अगर मैं वो लेके दिखाऊं तो बहुत अच्छे से निकल आएगा। बट दैट्स परहैप्स फॉर सम अदर डे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत लंबी होने वाली है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। अभी शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वर्क एक्सपीरियंस का जो बेनिफिट मिलता है वो मल्टीपल टीयर्स पे मिलता है। मल्टीपल टीयर्स बोले तो इसका बेनिफिट पहले तो आपको मिलेगा कॉल आने में। आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपकी परसेंटाइल आएगी। अब आपको कोई भी बी स्कूल कॉल करेगा, कोई आईएम कॉल करेगा नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो आपकी परसेंटाइल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे भी इनपुट्स होते हैं ना, आपके एकेडमिक्स होते हैं, इसी तरीके से आपका वर्क एक्स भी होता है। तो सबसे पहले वर्क एक्स एनहेंसेस योर चांसेस ऑफ बीइंग कॉल्ड फॉर द सेकंड स्टेज एट अ गिवन बी स्कूल। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है, जहां पे आपका WAT होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस स्टेज में भी आपके वर्क एक्स के मार्क्स ऐड होते हैं। तो इसका फायदा आपको दोनों जगहों पे मिलता है, स्टेज 1 स्क्रीनिंग में भी, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट प्रिपरेशन होती है, जो फाइनल रैंक लिस्ट बनती है, वहां पे दोबारा से आपको वर्क एक्स का बेनिफिट मिलता है। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अब ये सुन के कुछ लोगों का तो दिल बैठ गया होगा, नहीं कि मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। देखो यार, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट हु इज सपोज्ड टू कंप्लीट, हु इज स्लेटेड टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन इन मई जून 2025, इट इज ऑब्वियस दैट यू कैन नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन मई 25 में खत्म होगी या जून 25 में खत्म होगी, 31 जुलाई तक का वर्क एक्स काउंट होता है। तो आप कुछ भी कर लो, आपके पास वर्क एक्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर मैं तो डिसएडवांटेज हो गया, मैं तो पीछे रह गया, मैं कैसे कैट निकालूंगा? देखो यार, हम सब लोगों के पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जब हम कैट देने जाते हैं। किसी के पास जेंडर की एडवांटेज है, आपको पता है लड़कियों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। किसी के पास अपने ग्रेजुएशन कोर्स की एडवांटेज है, भाई आपको पता है कि अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, या आप किसी ऐसे कोर्स से हो जो बहुत रेयर कोर्स है, मतलब जिसके ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आती कैट के पास, तो आपको एडवांटेज है। किसी के पास ये एडवांटेज है कि उसके पास वर्क एक्स है,
बट उसकी डिसएडवांटेज भी तो है कि उसको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। आप में से जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप बोलोगे सर टाइम तो हमको भी कहाँ मिलता है, सुबह से शाम तक कितनी क्लासेस, कितने प्रोजेक्ट्स, क्या क्या नहीं करना होता। आप एक बार जब जॉब करने लगोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में कितना फर्क होता है, ग्रेजुएशन कितना चिल था। मैंने एक बहुत अच्छा सुना था जीवन में, पता लगा बाद में कितना सच है। इफ यू थिंक योर टीचर इज टफ, वेट टिल यू गेट अ बॉस, तब आपको पता लगेगा कि टफ क्या होता है। खैर, तो पॉइंट ये कि रोना नहीं है, इस पे रोना नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरे को तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एक्सपीरियंस के। लुक एट द ब्राइटर साइड, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू प्रिपेयरिंग विद जॉब। नाउ आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड कि व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस दैट वन कैन हैव। अब इसमें पहले मिनिमम वाला आंसर कर देता हूँ सिंपली बिकॉज इट इज ईजियर। सो व्हाट इज द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जिससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा, दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, क्या सारे बी स्कूल में 6 मंथ्स के मार्क्स मिलते हैं? नहीं। कौन सा बी स्कूल कितने मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस पे मार्क देना शुरू करता है वो वेरी करता है बी स्कूल टू बी स्कूल। कुछ बी स्कूल बोलते हैं कि यार हम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स मार्क्स देना शुरू करते हैं। कुछ का होता है कि हम 12 मंथ से कम पे कोई मार्क्स नहीं देते, 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम बी स्कूल टू बी स्कूल। बट देर आर मेनी बी स्कूल्स जो 6 महीने के भी वर्क एक्स के मार्क्स देते हैं, तो यहां से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेस देन 6 मंथ्स वर्क एक्स इज इक्वल टू नो वर्क एक्स। तो अगर आपका 3 मंथ्स का वर्क एक्स है, 5 मंथ्स का वर्क एक्स है, 1 मंथ का वर्क एक्स है, वर्क एक्स नहीं है, इन टर्म्स ऑफ बी स्कूल इट इज, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स गिवन बाय बी स्कूल इट इज सेम। क्या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस हो सकता है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, बट मार्क्स सबको बराबर मिलेंगे। इनफैक्ट ज्यादातर बी स्कूल्स में जो मार्क्स मिलते हैं वर्क एक्स के, वो एक टीयर्ड मैनर में या ब्रैकेट मैनर में होते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं दूंगा, घबराना मत, मैं यहीं पे हूं, मेरा हाथ दिखाई देगा। तो ज्यादातर बी स्कूल्स में कुछ ऐसा होता है कि अगर 0 to 6 मंथ्स का वर्क एक्स है तो क्या स्कोर मिलेगा जी? 0। अगर 6 to 12 मंथ्स का, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं बी स्कूल टू बी स्कूल, बट द आइडिया, जस्ट गेट द आइडिया ऑफ इट। अगर 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो लेट्स से 2 मार्क्स हैं। 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स हैं। 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स हैं। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप अगले ब्रैकेट में जा रहे हो, जैसे जैसे आप अगले टीयर में जा रहे हो, आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे आपका 12 मंथ्स वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो आपके मार्क्स बढ़ गए, फिर 18 मंथ्स वाला होगा। अब ये ब्रैकेट अलग अलग बी स्कूल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी का ब्रैकेट हो सकता है 0 to 12 मंथ्स नो मार्क्स, 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स 4 मार्क्स, 24 to 36 6 मार्क्स। तो ये ब्रैकेट चेंज हो सकते हैं। कुछ बी स्कूल्स में ब्रैकेट होते भी नहीं, और मैं उनका कुछ एग्जांपल लेके भी अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। तो मिनिमम का तो इजी है, 6 मंथ से ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिल जाएगा, 12 मंथ्स का ऊपर है तो डेफिनेट फायदा मिलेगा। अब ये मैक्सिमम का क्या मतलब है? सर आप जिस तरीके से दिखा रहे हो ऐसा लग रहा है कि वर्क एक्स का तो ये है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा है ना, मोर द बेटर। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, इनफैक्ट यही ग्राफ यूज कर लेते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं नंबर ऑफ मंथ्स और मार्क्स का, जैसे आप देखो एक्स एक्सेस पे नंबर ऑफ वर्क एक्स है, नंबर ऑफ मंथ्स है वर्क एक्स के लिए, और वाई पे मार्क्स है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बन रहा है। जैसे जैसे आपका वर्क एक्स बढ़ रहा है आपके मार्क्स ऊपर जा रहे हैं, राइट। बट एक पॉइंट पे जाके ये स्टेगनेट हो गए, रुक गए। आप देखो इन दोनों बार्स की हाइट बराबर है, उसके बाद ये नीचे आने लग गया। तो ये जो ग्राफ बनता है ना मार्क्स और वर्क एक्स का, वो कुछ ऐसा सा बनता है कि इनिशियली जैसे जैसे मेरा वर्क एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा वर्क एक्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्स बढ़ेगा, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। बट एक पॉइंट पे वो वर्क एक्स मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा, वो एसेट नहीं रहेगा मेरे लिए, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। इट विल बिकम एन एल्बेट्रॉस अराउंड माई नेक, क्योंकि उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम होने लगेंगे। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये पॉइंट कौन सा है, ये पीक कौन सा है, बस बता दो, इससे ज्यादा वर्क एक्स नहीं होना चाहिए। सो अगेन दिस पीक वेरीज फ्रॉम बी स्कूल टू बी स्कूल। कुछ बी स्कूल्स के लिए ये 30 मंथ्स है, मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स के लिए 36 मंथ्स है, कुछ के लिए तो 60 मंथ्स भी है। ठीक है, कुछ के लिए ये पीक है ही नहीं। मतलब कुछ बी स्कूल में ये ग्राफ कैसा होता है, कुछ बी स्कूल में ग्राफ ऐसा होता है कि मार्क्स के साथ साथ बढ़ रहा है, वर्क एक्स के साथ मार्क्स बढ़ रहे हैं और फिर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब एक पॉइंट के बाद अब इससे ऊपर अगर आपका वर्क एक्स है भी तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज भी नहीं होंगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज दैट फॉर इसका कुल जमा ये है, जैसे कालीन भैया बोलते हैं कि कुल जमा बात का ये है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एक पॉइंट तक। और वो एक पॉइंट क्या है वो बी स्कूल टू बी स्कूल वेरी करता है, बट उस पॉइंट के बाद या तो आपके मार्क्स बढ़ने बंद हो जाते हैं, बस उतना ही कांस्टेंट हो गया,
या फिर ज्यादातर बी स्कूल्स में वो कम होने लग जाते हैं आपके मार्क्स। अब वो कैसे कम होते हैं उसका मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ कुछ बी स्कूल का जो क्राइटेरिया है उसमें से मैंने देखा कि वर्क एक्स को लेके इन्होंने क्या रूल बना रखा है और वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो लुक एट आई एम अहमदाबाद। आई एम अहमदाबाद वर्क एक्स को कैसे अवॉर्ड करता है, उसको कैसे इंसेंटिवाइज करता है। लेस देन 12 मंथ 0। तो अगेन मैंने बताया था कुछ बी स्कूल 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स मार्क देते हैं, कुछ 12 मंथ्स देते हैं। आई एम अहमदाबाद 12 महीने से कम नो मार्क्स। अगर आपका वर्क एक्स 12 महीने से ज्यादा है तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, दैट वुड डिपेंड कि कितने मंथ्स का वर्क एक्स है। तो यहां पे इन्होंने ब्रैकेट में नहीं बना रखा, जितने ज्यादा मंथ्स उतना ज्यादा स्कोर। कैसे? फॉर्मूला देखो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स माइनस 11। कैसे इसको यूज करेंगे आप बताओ? कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 15। आपको 15 मंथ्स का वर्क एक्स है तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 11। 15 माइनस 11 कितना हो गया? रमन सर बैठे हैं साथ में, बताएंगे 4। तो रमन सर ने मुझे बता दिया 4, तो आंसर कितना हो गया? 0.8। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी को 25 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो 25, अब मैं जानबूझ के समझदारी चल रही है अपनी, मुझे पता है अगर ये 4 था तो 24 में से 11 निकाले, 25 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 14। तो इसका कितना मिलेगा? 0.2 इंटू 14, 2.8। इसी तरीके से अगर किसी को 36 मंथ्स का वर्क एक्स है किसी के पास, 36 में से 11 निकालो, 25, 25 को 0.2 से करो 5। सो द मैक्सिमम यू कैन गेट हियर इज 5, राइट? अगर वो भी 36 मंथ्स है। अब देखो 36 मंथ्स के ऊपर कितना मिल रहा है? 5। तो आई एम अहमदाबाद में अगर आपके पास 36 मंथ्स का वर्क एक्स है तो दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गेट 5 मार्क्स। 36 से जितना भी ऊपर चले जाओ आपको 5 ही मिलेगा, तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर एक ग्राफ बनाऊं मैं, यहाँ आई एम अहमदाबाद स्पेसिफिक वर्क एक्स मंथ्स वर्सेस मार्क्स का जो ग्राफ, तो कैसा बनेगा? 0 to 12 मंथ्स में कोई मार्क्स नहीं है। उसके बाद जैसे ही 12 महीने हुए एकदम से ये चला गया, किस पे चला गया? 12 मंथ्स पे कितना मिलेगा आपको? 12 माइनस 11 यानी 1.2। उसके बाद से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, एकदम ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा अप टिल इट हिट्स 5, और उसके बाद दोबारा से ये एकदम कांस्टेंट हो गया। व्हाट अबाउट आई एम कैलकाटा? तो एक बार आई एम कैलकाटा का देखो तरीका, 6 मंथ से कम पे 0, तो 6 मंथ्स या उससे कम वर्क एक्सपीरियंस, 6 मंथ से कम एक्सपीरियंस है तो नथिंग। 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स का इनका फॉर्मूला क्या है? x/3। एक्स का मतलब क्या है? कितने वर्क एक्स, कितने मंथ्स का वर्क एक्स है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स ही है तो 6/3 कितना हो गया? 2। आपको 2 मार्क्स मिल गए। अच्छा, इसी तरीके से लेट्स से किसी को 18 मंथ्स का वर्क एक्स है तो 18/3 कितने मिल गए? इसको 6 मार्क्स मिल गए। और ये कब तक है? दिस इज फॉर 20 till 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स का क्या मतलब हो गया? 24/3 आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर 28 मार्क्स से ऊपर 24 मंथ से ऊपर अगर आप जाते हो तो 24 to 36 में कांस्टेंट है 8। तो मतलब चाहे आपको 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे 25 का, चाहे 36 का, आपको 8 मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहां पे आई एम कैलकाटा में वो पीक कहां पे आ गई? 24 मंथ्स पे आ गई। और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। आप देखो अगर 36 मंथ से ऊपर का वर्क एक्स है तो नया फॉर्मूला आ गया 26 माइनस x/2। अगेन x इज द नंबर ऑफ मंथ्स। सो लेट्स से अगर मेरे पास 40 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो देखो 26 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, तो ये कितना हो गया? 6 मार्क्स। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, 40 मंथ्स में मुझे 6 मार्क्स मिल रहे हैं जबकि 36 मंथ्स में मुझे 8 मार्क्स मिल रहे थे। तो अब मेरा ग्राफ नीचे जाने लग गया। और देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे मार्क्स और कम होते जाएंगे। अगर मुझे 46 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो 46 डिवाइडेड बाय 223 मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। 48 मंथ्स पे ये वैल्यू 2 पे रह जाएगी और उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई। 48 मंथ से ऊपर अगर वर्क एक्स है तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप इसका कुल जमा देखो तो आई एम कैलकाटा में इट इज बेटर टू हैव 1 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस देन हैव 5 years ऑफ, और लेट्स से 4.5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। मतलब 1 साल का वर्क एक्स होने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर 1 साल का वर्क एक्स है आपको तो आपको 12 डिवाइडेड बाय 3 4 मार्क्स मिल रहे हैं। बट अगर आपके पास 4.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिल रहे हैं। आई एम लुक एट आई एम शिलोंग। अब यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, इनका वैसे भी आसान है, सीधा सीधा ब्रैकेट दिए हुए हैं। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स एंड दीज नंबर्स आई बिलीव रिवील द स्टोरी। 8, 12, 14, 10, 6, 2, 0। आप देख रहे हो किस तरीके से नंबर बढ़ता जा रहा है। ये नंबर पीक हुआ 14 पे और ये पीक कहां पे हुआ? 30th मंथ पे। सो आई एम शिलोंग के लिए वो जो पीक वाला पॉइंट था दैट इज 30 मंथ्स 2.5 years। जैसे ही 30 मंथ्स आप क्रॉस करोगे आपके मार्क्स कम होने लग गए। इनफैक्ट 36 मंथ्स पे आते आते या 30 to 36 के बीच में 10 पे आ गया, उसके बाद गिरता जा रहा है और एक पॉइंट के बाद तो ये 0 हो गया। 0 कौन सा पार्ट है? अगेन 48 से ऊपर। मेरे पास और भी मैंने बहुत सारे बी स्कूल्स का बनाया था, बट आई रियलाइज दैट अगेन इतना काफी है, आपको पॉइंट समझ में आ गया
सिमिलरली यू विल सी कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं IIM उदयपुर, जैसे जैसे वर्क एक्स बढ़ता जा रहा है, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। सेम फॉर IIM रांची, एंड फॉर मोस्ट केसेस यू विल सी कि एक पॉइंट के बाद मार्क्स गिरने लग जाते हैं। देखो 7 से 5 पे आ गया। अगेन IIM रांची के लिए वो पॉइंट कौन सा है, 60 मंथ्स। तो कुल जमा मोटा मोटा ये है कि वर्क एक्सपीरियंस इज एन एसेट अप टिल अ पॉइंट, बियॉन्ड दैट इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ लाइबिलिटी। व्हाट इज दैट पॉइंट? Again, it varies from B school to B school, but on the basis of my experience, I can tell you that 36 months is that cutoff period. 36 महीने यानी 3 साल is the ideal work experience for CAT। 3 साल से ऊपर यानी कि अब आपको घाटा देने लगेगा ये। ओके, यहां पे आपके एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनफैक्ट ये रिसेंटली किसी ने पूछा कि जो हायर वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल से ऊपर वाला, इट्स अ नेगेटिव फॉर मार्क्स। ये तो मेरे को पता है, बट क्या इसके अलावा भी इसका कोई नुकसान होता है? इसके अलावा भी कोई इसका मुझे किसी तरीके से इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी, इट इज गोइंग टू मेक मी डिसएडवांटेज? द अनफॉर्चुनेट आंसर इज यस। तो आप अगर आपके पास लेट्स से 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो एक तो आपको मार्क्स में नुकसान होगा उसका, या फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था, वो नुकसान ही हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ सेकेंडरी लॉस एज वेल, विच इज जब आप किसी भी टॉप 20 स्कूल के इंटरव्यू में बैठे होगे और आपसे पूछा जाएगा कि यार आपका 5 साल का वर्क एक्स है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर PGDM, तो वो आपसे पूछेंगे। इनफैक्ट सम बी स्कूल्स हैव इंटरनली मेड इट वेरी क्लियर, दे हैव मेड अप देयर माइंड कि हम इसको नहीं लेंगे। ये कितना ही अच्छा परफॉर्म कर ले आज के इंटरव्यू में, ये WAT में कितना ही अच्छा कर ले, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस कैंडिडेट फॉर द PGDM प्रोग्राम। इनफैक्ट वो कुछ कैंडिडेट्स को मुंह पे बोल भी देंगे कि यार आपको वी वांट टू मेक अ ऑनेस्ट सजेशन टू यू, प्लीज आप हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ज्वाइन करो। सो दे विल पुश यू टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, दे वुड नॉट वांट यू इन देयर फ्लैगशिप 2 ईयर प्रोग्राम, इवन इफ डिस्पाइट नॉट गेटिंग एनी मार्क्स फॉर द वर्क एक्स, इवन इफ यू आर अदरवाइज कैंडिडेट गुड इनफ टू बी एडमिटेड, वो स्टिल आपको नहीं लेंगे। कुछ भी स्कूल्स ऐसा करेंगे, और ये टॉप 20 स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हार्ड फैक्ट है। तो जितने भी वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं जिनका 4 ईयर से ऊपर का वर्क एक्स है, आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड कि आप, अगर आपको कोई अच्छा भी स्कूल मिल जाता है, ऑफ कोर्स गो फॉर इट। अदरवाइज आप अगले साल एग्जीक्यूटिव MBA ज्वाइन करना। एग्जीक्यूटिव MBA 1 साल की होती है, जॉब्स कंपेरेबल होती हैं। इनफैक्ट काफी आपको एनरिच्ड पीयर ग्रुप मिलेगा जब आप किसी भी 20 स्कूल का, अच्छे 20 स्कूल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपको बाकी स्टूडेंट भी आपके जैसे मिलेंगे जिनका 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, इवन 10 इयर्स, 12 इयर्स वाला वर्क एक्स होगा। और वो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रह के आए हैं यहाँ पे। तो बहुत डाइवर्स और बहुत रिच पीयर ग्रुप होता है, 1 साल में पूरा हो जाता है। 1 साल में MBA का मतलब है कि पोस्ट MBA लाइफ आपकी 1 साल बढ़ गई ना। सोचो अगर मैं 2027 में MBA पूरी करता, 2027 में काम करने लगता और लेट्स से 30 साल तक काम करता, मेरी एंड डेट लेट्स से डिसाइडेड है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, यही अगर आपकी 26 में पूरी हो गई तो आपको 1 साल और ज्यादा मिल गया ना। और ये जो 1 साल एक्स्ट्रा मिला, ये आपके करियर के कौन से वाले पार्ट में हुआ, स्टार्टिंग में कि एंड में? आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये मेरे स्टार्टिंग में ऐड हुआ, गलत, ये आपके एंड में ऐड हुआ। थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो पता लगेगा। अगर किसी बंदे ने आर्मी ऑफिसर बना लेट्स से 24 की उम्र में, उसकी रिटायरमेंट तय है, इस एज में रिटायर होगा, वो 24 में आर्मी ऑफिसर बना, वर्सेस अगर वो 23 में बनता तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा मिला सर्व करने का। वो 1 साल एक्स्ट्रा कहां पे जाएगा? एज अ कैप्टन, एज अ मेजर, एज अ कर्नल, या लेट्स से वो रिटायर होगा एज अ ब्रिगेडियर, एज अ जनरल, जहां पर वो रिटायर होगा। सोचो वो अगर उसको 5 साल कैप्टन रहना है तो 5 साल तो एनी वो एज अ कैप्टन सर्व करेगा, वो एनीवे 7 साल मेजर सर्व करेगा, वो एनीवे बाकी सारी रैंक्स पे उतना टाइम बिताएगा जितना बिताना है। हाँ, वो लास्ट वाली रैंक पे कितना टाइम बिताएगा दैट वुड डिपेंड कि उसने ज्वाइन किस एज पे किया था। ये हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो, आराम से बैठ के सोचना तो समझ में आएगा। द पॉइंट इज कि अगर आप अपनी MBA 2 साल की जगह 1 साल में कर लेते हो, तो ये जो 1 साल आपका बचा, ये एक्स्ट्रा 1 ईयर यू विल नॉट बी स्पेंडिंग दिस एक्स्ट्रा 1 ईयर एज अ मैनेजर, यू विल गेट टू स्पेंड दिस एक्स्ट्रा 1 ईयर एज अ CEO ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग कि आप CEO बनोगे, ठीक है? तो इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से करना, ठीक? Now there is a very important question that all of this discussion brings us to, can I reduce my work experience? Is it possible कि मैं अपना वर्क एक्स कम कर लूं? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वर्क एक्सपीरियंस 4 इयर्स है, व्हाट इफ आई कैन मेक इट 3 इयर्स एंड शो 1 ईयर ऑफ गैप? क्योंकि गैप से उतना नुकसान मुझे नहीं हो रहा जितना मुझे एक्स्ट्रा वर्क एक्स से हो रहा है। द आंसर इज येस एंड नो। क्यों yes and no? It depends on what kind of organization you're serving with. Let's say you're working with an MNC, you work with HCL, you work with Infosys, वहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, PSU बैंक में काम कर रहे हो, प्राइवेट बढ़िया बैंक में HDFC वगैरह में कर रहे हो, वहां भी नहीं हो पाएगा।
कोई भी बड़ी कंपनी इस तरीके का कुछ भी छोटा मोटा नहीं करेगी. हाउएवर, इफ यू आर वर्किंग इन अ रिलेटिवली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन और लेट्स से आप ऐसी किसी टॉप कंपनी में नहीं काम कर रहे, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, बट यू आर इन गुड टर्म्स विद योर बॉस, यू आर लेट्स से आपका थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ऑफिस का. आई कैन टेल यू कि मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और 3 में से 2 जगहों पे ये पॉसिबल था. ठीक, कि आप उनसे बात करो, आप एनीवे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाने को नहीं कह रहे, कम करने को कह रहे हो, एंड ऑल यू नीड टू डू इज मैनिपुलेट योर ऑफर, योर स्टार्ट डेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने 2021 में जॉब करनी शुरू की थी, आप 2021 का 2022 दिखा दो. सर, बी स्कूल वालों को पता नहीं लग जाएगा कि मैंने 3 साल की जगह 4 साल काम किया? नहीं, उनको आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आप जितना दिखा रहे हो, उसी के थ्रू पता लग सकता है. उनके पास और कोई तरीका थोड़ी है. बी स्कूल अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी चला रही है, वो किसी को भेजने थोड़ी वाली है कि जा जाके पता करके इसके ऑफिस में इसने ज्वाइन कब किया था. नहीं. बट यस, ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस अलॉट कर रही है, क्योंकि वो तो यूजुअली जो एक्चुअल आपकी डेट्स हैं, जो ऑफर लेटर में, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर में जो एक्चुअल ड्यूरेशन है, वही मेंशन करेंगे. एक और चीज इसमें ये हो सकती है कि फॉर दोज पीपल जिनके मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंसेस है अक्रॉस कंपनीज, कि मैंने 1 साल यहाँ काम किया, 2 साल यहाँ काम किया, 1.5 साल यहाँ काम किया, आपके लिए बहुत सिंपल है, उनमें से कोई एक वर्क एक्सपीरियंस जो 1 साल वाला, 1.5 साल वाला है, उसको हटा दो. आपने अगर वो 1 ईयर वाला वर्क एक्सपीरियंस हटा दिया तो सिंपली आपका टोटल अब वर्क एक्सपीरियंस जो आप शो कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली 1 साल कम हो गया, 1.5 साल कम हो गया. राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. So this was about work experience. Now finally let's calculate your work experience. Let's see आपके पास कितना work experience है. अलग अलग केसेस इसमें ले लूंगा. Let's say एक स्टूडेंट है जो इस साल ग्रेजुएशन कर रहा है अपनी, let's say जून 2024 में. तो इसका कितना वर्क एक्स है, इसकी विड्थ को कम करते हैं. हाँ, तो इसका कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया आप देखो, जून 2024 से लेके 31 जुलाई 2025, तो 1 ईयर 1 मंथ 13 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस हो गया. और कोई केस लेते हैं, लेट्स से एक बंदा है जिसने मई 2023 में जॉब ज्वाइन कर ली थी ग्रेजुएशन के बाद, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली उसका वर्क एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो जाएगा. जुलाई 2000, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा आगे ले गया, उसका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा अप टिल 31 जुलाई 2025, विच वुड बी अराउंड 2 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 2 ईयर्स. अब एक तीसरा केस लेते हैं, लेट्स से एक बंदा है जो ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने ग्रेजुएशन पूरी करी, लेट्स से उसने ग्रेजुएशन पूरी करी 2024 में, ठीक है, बट वो जॉब 2022 से करता आ रहा है. तो ही हैज़ बिन वर्किंग कॉन्टिन्यूसली सिंस 2022 एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर, बट उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है लेट्स से मई 2024 में. तो इसका कितना वर्क एक्स काउंट होगा? नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो ये बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा था, बट ऑफ दिस ड्यूरेशन ये वाला पार्ट वर्क एक्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ग्रेजुएशन के साथ कोइंसाइड करता है. तो लेट्स से इसने मई 2024 के 25 को इसने लास्ट एग्जाम अपना दिया था, वहां से ये वर्क एक्स अपना स्टार्ट कर सकता है. तो सेम ड्यूरेशन, अगेन ये एक ही जगह काम कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, बट जो वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट ग्रेजुएशन के साथ ओवरलैप कर रहा है वो वाला काउंट नहीं होगा. जो उसके अलावा जो पार्ट है इसका अ लिटिल ओवर 1 ईयर, दैट विल काउंट एज वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, ऑल राइट. आई थिंक इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए. ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, चाहे आप अपने प्री फाइनल ईयर में हो या चाहे फाइनल ईयर में हो, अगर आप इस साल 2025 में भी ग्रेजुएशन पूरी करने वाले हो, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू हैव एनी मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस. मीनिंगफुल क्यों बोल रहा हूँ? लेट्स से अगर आपने अप्रैल 25 में भी आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली और आपने अगले दिन से जॉब भी ज्वाइन कर ली, तो आपके पास कितना वर्क एक्स होगा? मई, जून, जुलाई, 3 मंथ्स का वर्क एक्स हो सकता है ना मैक्सिमम. सोच के देखो, 3 मंथ के वर्क एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जीरो ही मिलना है आपको उसका जहां पे भी अप्लाई करोगे. सर शुड आई स्टिल ज्वाइन अ जॉब नॉनदलेस? ठीक है, अभी मेरा 0 वर्क एक्स है, बट अगर मैं अगले साल कैट दूंगा तब तक तो मेरा 1 ईयर एंड 3 मंथ्स हो जाएगा. यस, दैट कुड बी अ रीजन. अगर आपका एम 2000 कैट 2026 है, तो दिस एब्सोल्युटली कुड बी योर रीजन कि मैं अभी जॉब ज्वाइन कर लेता हूं ताकि अगले साल तक तो मेरा 1 ईयर से ऊपर हो जाएगा और मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. कोई अगर बोलता है कि ठीक है मुझे इसके मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, एंड माइंड यू आपके बी स्कूल के इंटरव्यू कब होने वाले हैं? 2026 में. इनफैक्ट एक डेट लेने के लिए मैं मार्च ले लेता हूँ. अब कोर्स अलग अलग बी स्कूल के इंटरव्यूज हैं, आपका कोई फरवरी 26 में होगा, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई मई में. एक मैंने ले लिया रेफरेंस के लिए, मार्च 2026. नाउ
कोई इसलिए जॉब ज्वाइन कर सकता है इस साल भी कि मैं अभी जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा मार्च 2026 में, तब तक तो ऑलमोस्ट 1 ईयर वर्क एक्स हो गया होगा मुझे। तो उसके भले ही मुझे मार्क्स मिले या ना मिले बी स्कूल में, एटलीस्ट आई वुड हैव आंसर्स टू गिव, एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई कि मैं क्या कर रहा हूँ जब से ग्रेजुएशन हुई है। डज इट मीन कि जिन लोगों ने इस साल ग्रेजुएशन पूरी की है उनको जॉब ज्वाइन करनी ही करनी चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आप जॉब ज्वाइन नहीं भी करते और सिर्फ सिंगल फोकस के साथ कैट के लिए प्रिपेयर करते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर 25 ग्रेजुएट्स। तो ये मैं सिर्फ कैट 25 ग्रेजुएट्स के लिए बोल रहा हूँ कि इवन इफ यू डू नॉट ज्वाइन अ जॉब, इवन इफ यू चूज टू कंटिन्यू ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट, इट इज फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर यू। ओके, ऑल राइट, विद दिस एक सेगमेंट हमारी आज की क्लास का पूरा हो गया। और अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाऊं उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं कि हम आप लोगों के लिए अपना बैच लेके आ रहे हैं, अगला आरंभ अकेडमी का अगला बैच, विच इज अर्जुना बैच, स्टार्ट्स फ्रॉम 28th of May, सो अबाउट टू स्टार्ट प्रीटी सून। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 क्या डेट है 23rd मई को। आई एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज अराउंड 28 मई को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं लेट्स से 1 2 3 4 महीने के बाद, तो डोंट वरी, हमारे बैचेस आते रहेंगे। आप अगर हमको फॉलो करिए यूट्यूब पे, अगर इस दुनिया में इंसानियत बची है, अगर आपके अंदर हैवानियत पूरी तरह से काबिज नहीं हो गई, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहे, हमारे बैचेस के बारे में आपको पता लगता रहे। बाकी तो गलत तो पूरी दुनिया ही कर रही है करने को। तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें पूरा हम आपको कैट के लिए प्रिपेयर कराएंगे स्टार्टिंग टू एंड। आपको इसमें GDPI भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, क्रक्स वीडियोस, ऑल ऑफ दैट जो हमारे यूनिक फीचर्स हैं, हमारा जो जबरदस्त प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं वो आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स दीज आर द टीचर्स दैट विल बी टीचिंग यू। रमन सर क्वांट पढ़ाएंगे, मैं VRC पढ़ाऊंगा, समीर सर LRDI पढ़ाएंगे। वैसे तो इस कोर्स का प्राइस हमने 16,999 सोचा है, बट हम अर्ली बर्ड ऑफर दे रहे हैं 12,999, तो यू कैन गेट आवर कैट सब्सक्रिप्शन फॉर 12,999। अगर आपको कैट और ओमेट चाहिए, सिर्फ एक ही फर्क है इन दोनों में, कैट और ओमेट का, अगर आपको ओमेट भी चाहिए तो वैसे तो वो 18,999 की है, वी आर गिविंग अवे एट 14,999। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसपे हमारे अपडेट्स, फ्री सेशंस आते रहते हैं। मेरा एक मेन ग्रुप है जिसमें मैं यूनिक पोस्ट डालता हूँ। मैं जो पोस्ट डालता हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, वो नहीं करता कि यहाँ से उठाया डाला, सारे यूनिक पोस्ट होते हैं। और मेरा एक हिंदू एडिटोरियल का या हिंदू PDF का मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसमें हर रोज सुबह 6 बजे हिंदू न्यूज़पेपर की PDF आती है। रोज पूरे दिन स्टूडेंट्स वहां पे अलग अलग एडिटोरियल के आर्टिकल्स को आर्ग्यूमेंट में ब्रेक करते हैं, और किसी भी अपनी मर्जी की किसी भी बुक की फ्री PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारे ग्रुप्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन देम। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, द सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो, विच इज गैप ईयर। So first of all, what is gap year? How do you define gap year? Gap year is basically any break in your academic or professional cycle. दोबारा सुनो, गैप ईयर इज एनी ब्रेक इन योर अकेडमिक और प्रोफेशनल साइकिल। आपकी एकेडमिक साइकिल कहाँ से शुरू होती है? जिस दिन से आपने नर्सरी ज्वाइन करी है, LKG ज्वाइन करी, जो भी आजकल चल रहा है, तो नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करी, जो कि 3 साल या 4 साल की हो सकती है। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अगर नहीं करी तो जॉब ज्वाइन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन करी। ये सारी की सारी चीज आइडियली एक साइकिल में होनी चाहिए, एंड टू एंड होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आपने मार्च में 7th के एग्जाम दिए तो यूजुअली आप अप्रैल से 8th शुरू हो जाती है आपकी। अगर इस पूरी अकेडमिक और प्रोफेशनल साइकिल में कहीं पे भी ब्रेक आ रहा है, कहीं पे भी गैप आ रहा है फॉर वट एवर रीजन, देन दैट इज अ गैप ईयर, दैट इज काउंटेड एज अ गैप। ओके, अब यूजुअली अलग अलग लोगों के लिए जो गैप्स आते हैं वो क्यों आते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं। तो एक बार ये देखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं यार, बोल बोल के थक गया। तो पहले तो गैप का मतलब क्या होता है? अ ब्रेक इन योर एकेडमिक और प्रोफेशनल साइकिल, प्रोफेशनल लाइफ। क्यों हो सकती है? अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन सबसे कॉमन तो यही होता है। 12th के बाद हम में से काफी लोगों ने IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करी। ग्रेजुएशन के बाद काफी लोग UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, कैट की प्रिपरेशन तो करते ही हैं। इसके अलावा पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, देयर कुड बी सम इकोनॉमिक रीजंस, पैसे नहीं थे, घर में प्रॉब्लम थी। हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ रीजन अपने भी हो सकते हैं, परिवार वालों का भी हो सकता है। कुछ इसलिए भी गैप लेते हैं कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई वांट टू रीथिंक, आई वांट टू रीसेट। मैं सोचना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी लेते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप कोई
कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री परस्यू नहीं कर रहे थे और कोई फुल टाइम पेड जॉब भी नहीं कर रहे थे। नाउ व्हाई डू आई से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं कर रहे थे? अगर लेट्स से आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीए के लिए तैयारी कर रहे हो और साथ में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, तो टेक्निकली दैट्स अ गैप ईयर, क्योंकि सीए ग्रेजुएशन तो काउंट नहीं होती ना। इसी तरीके से अगर कोई यूपीएससी की कोचिंग ले रहा है, वो क्लासेस करता है, पूरे दिन पढ़ता है, बट टेक्निकली दैट्स अ गैप ईयर, क्योंकि आप कोई डिग्री भी परस्यू नहीं कर रहे और साथ में आप कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं कर रहे। सो दिस इज बेसिकली एनी ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ स्टिल नाउ, जिसमें मतलब आपके शुरू के 3-4 साल छोड़ दो, मतलब आप बोलो कि सर मैं जब पैदा हुआ था तब से लेके पहले 2 साल ना मैंने कोई फुल टाइम जॉब करी, ना मैं कोई डिग्री परस्यू कर रहा था, क्या वो गैप में आएगा? वो गैप में नहीं आएगा। एक बार से जब आपकी एकेडमिक साइकिल शुरू हो गई, उसके बाद से अगर कहीं पे कुछ ब्रेक है तो वो गैप माना जाएगा। ओके, इज इट नेसेसरली अ नेगेटिव? द आंसर इज नो। काफी लोगों को ये भी लगता है कि सर गैप तो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। नहीं, गैप नेगेटिव है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो, डिपेंड करता है कि उस आपका आंसर कितना कोजेंट, कितना कन्विंसिंग है, और अगेन जो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो। टू टेक एन एक्सट्रीम एग्जांपल हियर, आई हैव हैड अ स्टूडेंट जिसका स्ट्रेट 5 साल गैप था। सोचो, ग्रेजुएशन पूरी की 5 साल गैप, क्या कर रहा था? यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इवेंचुअली कौन से बी स्कूल में एडमिशन मिला, ज्यादा बड़ा तो बेचारे को मिल नहीं पाया, IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ उसका। रियल स्टोरी, IIM अहमदाबाद, 5 years गैप। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का गैप एंड लैंडेड अप एट अ टॉप बी स्कूल। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट गैप ईयर डज नॉट नेसेसरली मीन अ डेथ नेल टू योर टॉप बी स्कूल एम। ऐसा नहीं है, आप इसके बावजूद भी टॉप बी स्कूल में जा सकते हो। डिपेंड करता है जस्टिफिकेशन पे। काफी लोग सीए की तैयारी कर रहे होते हैं इसलिए गैप आ जाता है, कुछ लोग का हेल्थ रीजन से गैप आ जाता है। तो आपका जिस भी रीजन से गैप आया, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, अगर आप उसको कैरी कर पा रहे हो, डिफेंड कर पा रहे हो, यू कैन सेल थ्रू। ठीक है, बाकी इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चालाकी क्या कर सकते हैं, तो वही तो मैं बताने वाला हूँ टुवर्ड्स द एंड। ऑल राइट, is it important for an MBA aspirant? It absolutely is, because you can be pretty sure कि आपके इंटरव्यू में इस बारे में तो बात होगी। तो लेट्स से इफ यू आर समवन, आपने ग्रेजुएशन की थी 2024 में। अच्छा, काफी लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि सर मैंने ना 2023 में ग्रेजुएशन पूरी की थी, मेरा 2 साल का गैप हो गया। गलत, आपका गैप 2 साल का नहीं, आपका 3 साल का गैप है। समझो, आपने अगर मई 2023 में ग्रेजुएशन पूरी की थी, आप इंटरव्यू कब दोगे? आप कैट को मत सोचो कि कैट तो नवंबर 25 में नहीं। कैट में कोई आपके सवाल थोड़ी पूछेगा कि भाई तुमने ग्रेजुएशन कब की थी, कितना टाइम हो गया। द फर्स्ट टाइम यू विल फेस दिस क्वेश्चन विल बी इन योर फर्स्ट इंटरव्यू, विच विल हैपन समटाइम इन February और मार्च ऑफ 2026। तो आप मई 23 से मार्च 2026 के बीच का डिफरेंस देखो, विच कम्स टू अराउंड 3 years। तो पहले तो ये क्लियर कर लो। नाउ, अगर आपका इतना गैप है तो ऑब्वियसली आपसे पैनलिस्ट पूछेगा ही पूछेगा कि सो वरुण, यू ग्रेजुएटेड इन 2023, इनफैक्ट मई ऑफ 2023, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन? तो आप, ये सवाल आएगा, इस बात को तो लोगे आप एश्योर्ड हो जाओ। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सवाल ना पूछे। हो सकता है कि 10-20 स्कूल में इंटरव्यू दोगे, 1-2 ना भी पूछे, बट अगेन इफ 8 out of 10 आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, यू हैव नो अदर चॉइस बट टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, एंड यस, आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हो उसका, that will impact how the panel sees you, that is going to impact how the panel assesses you। अब यहां पे एक चीज समझो दोस्तों, हम सबकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ दिक्कत है। इस बात को देखो कि पैनल जो होता है ना बी स्कूल का, दे सी यू एज अ पैकेज। वो ये देखते हैं कि यार ओवरऑल अगर इसको एज अ पैकेज देखें, ओवरऑल अगर हम इसको एज अ होल देखें, तो इसके अंदर क्या क्या हमको अच्छा लग रहा है, क्या क्या हमको बुरा लग रहा है। ठीक है, वो किसी एक चीज के बेसिस पे आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करने वाले। प्लीज बी क्लियर ऑफ दिस। काफी लोगों को लगता है कि यार मेरे प्रोफाइल में ये कमी है ना, बस अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है। नहीं, obviously if there is something that is deficit in your profile in one aspect, you have to make up for that in some other aspect, but that does not mean कि एक चीज में मेरी कमी है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। but yes, gap year is important। अगर आपके पास गैप ईयर है तो, और डिपेंड करता है कि कितना गैप ईयर है, उस पर मैं आने वाला हूं अभी। So if we talk a little more about gap year, is it really a red flag? तो पहले तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे गैप ईयर इक्वल होते हैं, मतलब क्या हर गैप ईयर को से एक ही नजर से देखा जाता है? द आंसर इज नो। अब कौन कौन से गैप ईयर्स होते हैं? एक गैप ईयर वो भी होता है जो 12th के पहले, मान लो मेरे 10th और 12th के बीच में 2 साल की जगह 3 साल है। लेट्स से मेरी 7th के बाद 1 साल का गैप है फॉर हेल्थ रीजंस, या लेट्स से मैं फेल ही हो गया था, क्या इस गैप ईयर को कंसिडर किया जाएगा? नहीं। Don't worry, panel is not interested in this gap year. In fact,
फ्रैंकली अगर 10th के पीछे का गैप है तो पैनल को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो अकेडमिक सबमिट होंगे वो तो 10th के 12th के ग्रेजुएशन के होंगे, ईयर भी 10 12 ग्रेजुएशन का सबमिट होगा, तो 10th के पीछे का तो पता भी नहीं लगेगा। इवन 10th और 12th के बीच का है तो हो सकता है अगर पैनल की नजर पड़ जाए तो पूछ लेंगे कि भाई आपने 10th की थी 2021 में, तो आपकी 12th 2024 में कैसे है, आइडली 23 में होनी चाहिए। तो जो आपका रीजन है, अब रीजन यही हो सकता है तो फेल हो गए थे या कोई हेल्थ का रीजन होगा, रेयर केस में कोई इकोनॉमिक इशू होगा, किसी केस में ये भी हो सकता है कि कुछ पापा मम्मी का ट्रांसफर हो गया था एंड लेड टू सम केओस व्हाटएवर, और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऑफ अ डाइवोर्स बिटवीन पेरेंट्स समथिंग। तो जो भी है आप वो ऑनेस्टली बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई आपको जज नहीं करेगा। दूसरा होता है आफ्टर 12th। लेट्स से मैंने 12th पूरी की थी 2020 में, तो मेरी आइडली ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन 23 में होनी थी, बट वो 24 या 25 में हुई। तो इसके भी क्या रीजंस होते हैं, ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि जेई की या नीट की तैयारी कर रहे थे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। तो अगेन इसको भी आप ऑनेस्टली बता सकते हो, नोबडी विल जज यू for having spent 2 years in NEET preparation or JEE preparation. They may ask questions on it just to see how you handle those questions, just to see a facet of your personality, just to see how much you have matured and grown over the years since then. For example, panel आपसे पूछ सकता है कि so Amit, you prepared 2 years for JEE and eventually you did not land a seat at any IIT. Do you regret spending those 2 years preparing for JEE? तो आप इसका जवाब दो जो भी आपको लगे। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि yes sir, in hindsight I believe it was not a wise decision. I could have joined some similar college a year earlier or maybe 2 years earlier and saved a lot of useful and precious time of my youth. या ये भी हो सकता है कि no sir, I don't think it was a mistake. I am absolutely, when I look back, I believe that those 2 years, apart from the academic improvement in me, they also brought about a lot of changes. I learned a lot. I learned to deal with failures. I learned how to get back up and fight. And I believe that eventually, even if I did not make it to an IIT, I made it to a much better college where the overall experience and learning justifies the time I had spent in preparing. तो वो आंसर आपका ऐसा नहीं है कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है, वो बस ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जो भी आपको जवाब लगे आप दे दीजिए। तो ये वाले आपके गैप मैटर नहीं करते। आपके कौन से गैप मैटर करते हैं बी स्कूल में? दीज वंस, ठीक है। सो दीज वंस आर फाइन, बिफोर 12th आफ्टर 12th चलेगा। क्या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपका कोई गैप है? ड्यूरिंग ग्रेजुएशन गैप कब आ सकता है? एक ही तरीके से आ सकता है, ईयर बैक लगी हो, कुछ एक्सट्रीम केसेस में हेल्थ हो सकता है। तो अगेन जो भी है आपको बताना है और उसको डिफेंड करना है अगर वो डिफेंसिबल है। अगर तो रीजन ही है कि भाई ईयर बैक आई थी, पढ़ाई नहीं करी, तो अगेन क्यों पढ़ाई नहीं करी, क्या हो गया था ऐसा, तो जो रीजन है आप बताओगे। ज्यादातर लोगों का जो वर्क एक्सपीरियंस जो गैप आता है वो यहाँ पे आता है, बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरी ग्रेजुएशन 21 में हुई थी, तो आइडियली पोस्ट ग्रेजुएशन 23 में हो जाएगी, 2 साल की पोस्ट ग्रेड थी, बट वो 24 में हुई। तो आप ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रहे थे? अगेन आप प्रिपेयर कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आप जॉब मार्केट में ट्राई कर रहे थे, बट आपको जॉब नहीं मिली, एंड इवेंचुअली यू रियलाइज दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर ऑफरिंग, योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स, फॉर विच यू थॉट दैट पोस्ट ग्रेजुएशन इज परहैप्स द बेस्ट वे, इसलिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, जो भी रीजन है। बिटवीन 2 ग्रेजुएशंस, नाउ स्ट्रेंजली देयर आर सम पीपल जिन्होंने 2 ग्रेजुएशन करी है। पहले मतलब एक से दिल नहीं भरा उनका, एक से मेरा क्या होगा, तो उन्होंने पहले एक ग्रेजुएशन करी, फिर एक और ग्रेजुएशन करी। अब आप लोग थोड़ा देखो इसको, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, आई थिंक हेमू, जिसका कुछ ऐसा केस है। लेट्स से आपने पहली ग्रेजुएशन आइडियली 2021 में आपकी पूरी हो गई थी, बट फिर आपने कोई दूसरी ग्रेजुएशन पकड़ी जो 2024 में आपने कंप्लीट करी। नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मुझे ये दोनों ग्रेजुएशन दिखाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं भाई, पैनल तो उतना ही देखेगा जितना आप दिखाओगे। तो लेट्स से अगर आप सिर्फ पहली ग्रेजुएशन दिखाते और सेकंड ग्रेजुएशन नहीं दिखाते, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। आप पैनल को पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास ये वाली ग्रेजुएशन भी है, उनके हिसाब से आप 2021 में ग्रेजुएट हो गए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने तब से कोई जॉब नहीं करी, तो 2021 से लेके 2026 तक पूरा का पूरा गैप है। अगर आपने 2024 में जॉब ज्वाइन कर भी ली, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो आपने जॉब अगर यहाँ से शुरू करी, तो अभी आपके पास इतना वर्क एक्स है 2 ईयर का, ये वाला पार्ट तो फिर भी गैप माना जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम अगर आप फर्स्ट ग्रेजुएशन शो करते हो। अगर आप सेकंड ग्रेजुएशन शो करते हो तो अगेन गैप आएगा। क्यों गैप आएगा? आपकी 12th पूरी हो गई थी 2021 में, तो 2021 टू 2024 आप क्या कर रहे थे? ये तो अपने आप में गैप ही हो गया ना, ये भी तो आपके एकेडमिक साइकिल में ब्रेक है। तो ये गैप आप कैसे दिखाओगे? अगेन आप बोलने को बोल सकते हो कि मैं तैयारी कर रहा था किसी एग्जाम की और बाद में इवेंचुअली मैंने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया, पॉसिबल है।
आइडियली आपको इन दोनों में से कौन सी ग्रेजुएशन दिखानी चाहिए जिसमें आपकी परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर मान लो एक में आपके 60% है और एक में 90% है, इट मेक सेंस कि आप 90% वाली दिखाओ। द ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर सेकंड वाली ग्रेजुएशन में 90% है, अगर फर्स्ट वाली में 90 है तो फिर तो सही है, फिर तो फर्स्ट वाली दिखा दो। बट अगर सेकंड वाली में 90% है जो 2024 में पूरी हुई, तो एक आपको ये वाला गैप जस्टिफाई करना पड़ेगा 21 to 24। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हो, लेट्स से अगर आप फुल टाइम जॉब करने आपने शुरू कर दी थी 21 के बाद से ही, और तब से आप साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तो आपका वर्क एक्स ऑटोमेटिकली कट शॉर्ट हो गया। क्योंकि अगर आप 2024 वाली ग्रेजुएशन दिखा रहे हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस तो 2024 से ही स्टार्ट हो सकता है ना। तो ये आप डिसाइड करो कि दोनों में से आप क्या दिखाने वाले हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वे इन विच पीपल कैन हैव गैप। फिर उसके बाद काफी लोगों का ये, इनफैक्ट 80% लोगों का गैप ऐसे ही होता है ग्रेजुएशन से लेके अभी तक, कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी 24 में या 23 में और अभी चल रहा है 25 और इंटरव्यू 26 में दूंगा। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई थी 24 में और तब से गैप चल रहा है। तो ये वो वाला गैप है जिसके बारे में ऑफकोर्स इंटरव्यू में तो बात होगी और इसके बारे में हम बात करेंगे। एक और पॉसिबल गैप कैसे आ सकता है, पीपल हु हैड बीन वर्किंग फॉर सम टाइम बट उन्होंने अपनी जॉब कुछ टाइम पहले छोड़ दी, जिसको बोलते हैं बिटवीन जॉब्स, कि भाई एक जॉब मैंने छोड़ दी और अभी अगली पकड़ी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मैंने एक जॉब करी, फिर एक साल खाली बैठा, फिर दूसरी जॉब पकड़ी जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। So these are the gaps that are actually would be scrutinized or will be looked at during a B school interview. Now कितना गैप एक्सेप्टेबल है, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो सिंपल सी चीज है यार, स्मॉलर द बेटर। गैप को लेके यही चीज है कि जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा हो उतना आइडली उतना मुश्किल हो जाता है। अब हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका 5 साल का भी गैप है बट इफ यू हैव अ कोजेंट, इफ यू हैव अ रैशनल, इफ यू हैव अ कन्विंसिंग रीजन फॉर दैट, तो दैट वर्क्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर 2 साल का वर्क एक्स है बट यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू शो फॉर, कि 2 साल क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहा चाहिए, उठता था, रील्स देखता था, रील्स देखते देखते खाना खाता था, सो जाता था, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो गैप इज अगेन, कम हो तो अच्छा है और कम हो या ज्यादा हो, जस्टिफिकेशन हो तो बहुत अच्छा है। हाउ बैड इज अ गैप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट रियली डिपेंड्स कि आप उस गैप को कितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो, आप उस गैप को कितने अच्छे से कैरी कर पाते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। तो अगेन सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, गैप अपने आप में नेगेटिव नहीं होता। गैप डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से जस्टिफाई करते हो, कितने अच्छे से शो कर पाते हो। अलग अलग गैप्स देखते हैं, कितने कितने गैप्स किसके किसके हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी केस, someone who is graduating in May 2025 और someone who has recently graduated, May अब खत्म ही होने वाला है, तो क्या आपका गैप होगा? द आंसर इज यस। काफी लोग ये पूछते हैं कि सर मेरी ग्रेजुएशन 25 में पूरी हुई है, वुड आई बी कंसिडर्ड अ गैप ईयर स्टूडेंट? एब्सोल्युटली यू वुड बी, क्योंकि आपने मई 2025 में ग्रेजुएशन करी और आप इंटरव्यू देने वाले हो मार्च 26 में, तो 1 साल का गैप हो गया ना, ऑलमोस्ट 1 साल का। सो इज दिस अ गैप? यस। इज दिस अ प्रॉब्लम? नो। तो आई वुड टेल यू दैट जो भी लोग 2025 में ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं, यू आर इन द सेफेस्ट जोन। सेफेस्ट जोन इन द सेंस कि आपके लिए इस गैप को जस्टिफाई करना बहुत आसान है। आपके पास अपने आप से एक रीजन है। क्या? आप सीधे ये बोल सकते हो कि सर देखो, मैंने फरवरी में या मार्च में मैंने अपना मन बनाया कि एमबीए करने का, एंड वंस आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन, आई रियलाइज दैट आई वुड हैव टू अपीयर फॉर सर्टेन एंट्रेंस एग्जाम्स, many of which start as early as October, and I knew that my graduation would be over by May or June, and hence I did not see any sense in joining a job and working there for a few months, क्योंकि starting में तो anyway वहाँ पे भी ट्रेनिंग ही होती, तो मैं ट्रेनिंग लेता और ट्रेनिंग लेके निकल जाता। मुझे इसमें सेंस नहीं लगी, मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आई थॉट इंस्टेड इन द मीन वाइल आई लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस एग्जाम्स, I'll develop my familiarity with the exams, I'll work on myself, I will explore the various opportunities that MBA offers, what are the various specializations. I thought I would rather spend time on self evaluation and self development. आप बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इनफैक्ट फॉर मोस्ट केसेस, अगर आपने 2025 में ग्रेजुएशन की है तो आपसे पूछेगा भी नहीं पैनलिस्ट कि आप तब से क्या कर रहे हैं, आपने कुछ किया कि नहीं किया। ठीक है, ओके। दूसरा वो वाला केस है जिसने 2024 में ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, तो आपका गैप कितना हो गया? तो आई होप पहले तो आपको ये समझ में आ गया हो कि आपका गैप 1 साल का नहीं है, आपका 2 साल का गैप है, क्योंकि अगेन हम तो मार्च 2026 देखेंगे।
क्या आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी, फिर मैंने कहा एमबीए करना है, तो फिर उसके बाद तो मैंने कहा एमबीए करना है तो एमबीए करना है, तो फिर तो बस एमबीए तब से करते ही जा रहे हैं? आप बोल सकते हो, मतलब इट्स एन ऑप्शन दैट यू हैव। इज इट अ वेरी कन्विंसिंग और कोजेंट आंसर? नो। देखो इस बात को समझो कि बी स्कूल्स के हिसाब से ना कैट की प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं होती, और ये थोड़ा है भी अजीब, आई नो अ लॉट ऑफ यू वुड फाइंड दिस सरप्राइजिंग, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ इट। बी स्कूल्स को लगता है कि यार कैट के लिए तैयारी करने की क्या जरूरत होती है, कैट तो एप्टीट्यूड एग्जाम है, सुबह उठो मुंह धो के आओ और एग्जाम दो। आपको मजे की बात बताऊं, आईआईटी जेई वालों को भी यही लगता है। इनफैक्ट आईआईटी जेई कैट जितने भी ये वाले एग्जाम्स हैं, दे ऑल फ्राउन अपॉन अस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इनको नफरत है हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इनको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने ही नहीं चाहिए, इनकी वजह से हमारे पास अच्छे स्टूडेंट नहीं आ पाते, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को भी घिस घिस के ऐसा कर देते हैं कि वो एग्जाम क्लियर कर लेता है। उसके पास एप्टीट्यूड नहीं है, उसके पास इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, बट उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतनी प्रैक्टिस कर ली, जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे प्रैक्टिस कर लिए, कि अब उसको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। ऑल्दो उसका ऐसा नहीं है कि उसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके। और वो ये चाहते हैं कि हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास कंसेप्चुअल, जिनके पास एक नेचुरल बेंट हो इन सब्जेक्ट्स को लेके, ताकि वो अच्छे इंजीनियर्स बन पाए। एंड टू सम एक्सटेंट दे आर राइट, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ लोग कोचिंग ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, तो जो नहीं ले रहे वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। सेम विथ कैट। तो बेसिकली बी स्कूल्स डोंट लाइक अस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे डोंट लाइक कि आप लोग ट्रेन होके जाते हो। तो आइडियली तो आपको ये इंटरव्यू में बोलना भी नहीं चाहिए कि मैंने कहीं से कोचिंग ली थी। तो आपसे अगर पूछे भी कि सो राकेश डिड यू प्रिपेयर विद एनी एमबीए कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप बोल सकते हो नो सर, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, आई डिड नॉट सी द नीड फॉर इट, आई डिड फॉलो अ कपल ऑफ यूट्यूब चैनल्स टू डेवलप माई फेमिलियरिटी विद द एग्जाम पैटर्न्स, आई इवन एनरोल्ड फॉर अ टेस्ट सीरीज टू फेमिलियराइज माई सेल्फ with the interface of the exam and to face the pressure of the exam. एट बेस्ट इतना बोलना, पूरी की पूरी कोचिंग ली थी है नहीं बोलना। तो जिन लोगों ने 24 में ग्रेजुएशन पूरी की है, आप लोग ये बोल सकते हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट अगेन ये दिस इज नॉट द काइंड ऑफ आंसर दैट बी स्कूल्स वुड लाइक, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ आंसर दे वांट टू हियर। तो डाइसी है मामला। जिन लोगों ने 2023 में ग्रेजुएशन पूरी की है, आप तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। यू सिंपली कैनॉट से कि मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ ना, ये तो ना चालू नहीं हो पाएगा ये तो। एंड अगेन सेम फॉर एनीवन हु ग्रेजुएटेड बिफोर May 2023। सो द बिग क्वेश्चन, हाउ डू आई जस्टिफाई माई गैप ईयर? कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? जो आप कोई बोलेगा कि सर इतनी देर से ज्ञान पेल रहे हो, यही किसी का वेट कर रहे हैं कि कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस है अपने पास यार। सबसे पहला तो ये है कि ए, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, जो है बता दो, जो है सो है। इनफैक्ट दिस इज द आंसर दैट, दिस इज द ऑप्शन दैट आई वुड टेक इफ आई वर यू, ठीक है। मतलब मैं अगर होता तो मैं बोल देता कि भाई सर कुछ नहीं किया, 1 साल उठता था, पूरा साल टाइम बर्बाद किया, दोस्तों के साथ जाके बैठता था, टीवी देखता था, रील देखता था, वेस्टेड 1 year, started loathing myself, started disliking myself, started questioning myself, Lokesh, what are you doing, where are you going in life? That is when one day I decided that no, I can't be wasting my life like that. I made a choice, I decided to get back up. Yes, I agree that I wasted 1 year. That was also the same person that I am, but ये जो आपके सामने बंदा बैठा है ये बदल चुका है. I realized my mistake. I decided that I can't let my life go down the drain. उसके बाद से मेहनत करी, परसेंटाइल लेके आया और इसलिए आपके सामने बैठा हूँ. तो इफ यू कैन कैरी इट, आप सीधा बोल सकते हो, बट देन दैट्स मी. आप कल को आप ये लेना चाहते हो, ये वाली चीज, ये वाला रूट लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, आप देखो. यू विल हैव टू फेस द इंटरव्यूअर, नॉट मी. क्या हेल्थ रीजन से जस्टिफाई कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं. अगर जेन्युइनली आपका हेल्थ इशू था तो कर भी सकते हो. कुछ लोग होंगे जिनका हेल्थ रीजन होगा. अब कुछ लोग शायद ये सोचे कि सर है तो नहीं, बट आइडिया बुरा नहीं है. इनफैक्ट एक आपके साथ शेयर करता हूँ मजेदार चीज. करीब 10 साल पहले की बात है, मैं कहीं और काम करता था, तो एक कैंडिडेट था, अच्छा कैंडिडेट था, मतलब कोई उसमें कोई कमी नहीं, बढ़िया परसेंटाइल लेके आया और पता भी था कि बढ़िया लाएगा, मॉक्स में पता लग गया था. जीडीपीआई में भी भाई साहब, कोई उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन हुआ करते थे, तो ग्रुप डिस्कशन एकदम रगड़ देता था, कोई बोल नहीं सकता उसके आगे. बस एक ही दिक्कत थी, उसका 2 साल का गैप था, और उस 2 साल के गैप की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा था. उसने बताया भी कि मैं बस कुछ नहीं करता था, गिटार वटार बजाता था, कुछ कर नहीं रहा था, सीरियस नहीं था लाइफ में, तो क्या करें. तो काफ़ी सोचने के बाद हमने उसके लिए एक अलग से एक अप्रोच बनाई. मतलब उस टाइम पे ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे मेरे पास, ऐसे नहीं होता था कि ऐसे इतने सारे सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, तो वी कुड वर्क ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. तो एक स्ट्रैटेजी उसकी बनाई हमने
इसकी एक बहन पैदा कराई, ठीक है। फिर हमने इसकी बहन को कैंसर कराया, फिर हमने इससे इसकी इस हाइपोथेटिकल बहन की सेवा कराई, फिर एक पॉइंट के बाद हमने इसकी बहन को मार दिया, ठीक है। अब आप ही बोलोगे कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हम भी अपनी बहन को मार देते हैं, मतलब हमारी बहन है नहीं, उसको क्रिएट करते हैं और मार देते हैं। द प्रॉब्लम इज कि इंटरव्यू में हमने इसको ऐसा प्रिपेयर कराया था कि जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, हमने उस सब के लिए तैयारी कराई इसको। इसकी बहन का नाम क्या था, इसकी बहन का बर्थडे कब था, इसकी बहन की हॉबीज क्या थी, बचपन में क्या करते थे, कोई बचपन का किस्सा बताओ, कोई बच्चन ऐसा इंसिडेंट बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ अपनी बहन के बारे में। उसके बाद इसको बीमारी कब हुई है, कौन सा कैंसर था, इस कैंसर के बारे में बताओ, दवाइयां कौन सी देते थे, डॉक्टर कौन से जाते थे, हॉस्पिटल कौन सा था, क्या क्या हुआ अलग अलग स्टेजेस में, कोई ऐसी मेमोरी बनाओ। हमने इसको पूरी ऐसी तैयारी कराई कि कहां पे तेरे को बात करते हुए रोना है, कहां पे तेरे को बात करते हुए चुप हो जाना है। इसको ऐसी तैयारी कराई इसकी बहन के कैंसर और डेथ की कि आज भी रक्षाबंधन पे ये अपनी बहन को याद करके रो देता है। बाद में ध्यान आता है अच्छा मेरी वो बहन तो असल में तो थी नहीं। तो अगेन आप अगर आप ये कुकअप करने वाले हो, मेक श्योर यू आर अ प्रो, यू कैन कैरी इट लाइक अ प्रो, ठीक है। एक बहुत मशहूर कहावत है, डोंट डू द क्राइम इफ यू कांट डू द टाइम। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं कि जेल में 10 साल नहीं बिता सकते तो क्राइम मत करो। तो अगर ऐसा कुछ करने वाले हो, डू इट ओनली इफ यू कैन कैरी इट वेल। मैंने टाइम ऑफ लिया था पर्सनल ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए, प्रायोरिटी के लिए। ये आंसर हो सकता है फॉर अ शॉर्ट गैप, मतलब फॉर समवन जिसका 1 साल का गैप है, जो वर्किंग इंडिविजुअल है, ये हो सकता है आंसर कि मैं 2 साल से 3 साल से ये वाला काम कर रहा था एंड आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट वेयर आई वांट टू बी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। somehow I was not satisfied in the work that I had and I needed some time to evaluation which was not possible with my job, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे काम करता था। एक बार आई टुक सम टाइम ऑफ, 2 महीने तो मैंने कुछ नहीं किया, बस रिलैक्स किया, ट्रैवल करने निकल गया। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल, देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद माय सीनियर्स, आई डिस्कस दिस दैट, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार मुझे आई नीड टू मूव टू मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स। मतलब इस साइड पे, अब इसके बारे में ऑफकोर्स और बात कर सकते हैं, आगे कभी करेंगे, बट इस लाइन पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने इस बीच में इंटर्नशिप्स करी, अलग अलग कोर्सेज किए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल टू मी, ठीक है, कर सकते हो। 1 साल को जस्टिफाई किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। सो लेट्स से कोई 2024 का ग्रेजुएट है, बोल सकता है कि मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी, आई डिड नॉट हैव एनी डायरेक्शन, आई वाज डायरेक्शनलेस, आई वांटेड टू गेट अ डायरेक्शन, आई डिड नॉट वांट टू जंप इनटू अ जॉब, सो आई थॉट दैट लेट मी ट्राई आउट व्हाटएवर ऑप्शंस आर देयर, लेट मी ट्राई आउट सम फील्ड। अब मुझे नहीं पता कि मुझे एचआर चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे कोडिंग में जाना है या मुझे मैनेजरियल जॉब में जाना है या मुझे एक फ्रंट फेसिंग जॉब, क्लाइंट फेसिंग रोल में जाना है। So I thought let me try out, I have the option of time, I was only 22, I thought let me try out the options that are there, let me cover some professional courses which match, which align with my skill set, which align with my interest। और मैंने वो किया, उसके लिए मैंने 1 साल किया, मैंने ये इंटर्नशिप्स करी, ये कोर्सेज किए और उससे मुझे काफी हद तक क्लैरिटी आई है। इनफैक्ट दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे आगे मैं ये करना चाहता हूँ, अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड करना चाहता हूँ और उसके लिए MBA इज द राइट ऑप्शन टू गो फॉरवर्ड। ये हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि हमारा खुद का बिजनेस है, मैंने उस बिजनेस में काम किया, वो वर्कएक्स में काउंट नहीं होगा। अगेन क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका खुद का बिजनेस है तो वर्कएक्स नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे शो करते हो, ठीक है। तो अगर आपका खुद का भी बिजनेस है और उसमें अगर आप खुद को एज एन एम्प्लॉय दिखाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस उसके लिए आपको सैलरी ट्रांसफर करनी पड़ेगी हर महीने, उस पर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सो आप ये दिखा सकते हो कि हमारा खुद का बिजनेस है, मुझे लगा कि अपने बिजनेस को समझते हैं, लेट्स सी कि मैं क्या काम करते हैं हम, लेट्स सी हमारे बिजनेस की क्या इंटीग्रेसीज है, वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हाउ कैन आई क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट देयर। तो मैं वो सब करने के लिए अपने बिजनेस में चला गया, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, शॉर्ट कोर्सेज, वही मैंने बात की, जैसे इंटर्नशिप, वही वाला पॉइंट हो गया, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज। फाइनली जो मुझे लगता है विच वुड परहैप्स बी द हाईलाइट ऑफ दिस सेशन, जो जिसके लिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखने के लिए बोलूंगा, वो ये है कि क्या सर ऐसा कर सकते हैं कि ऑन पेपर वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट कर लें? ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है, हो तो सब कुछ सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैरी कितना अच्छा कर पाओगे और उसके लिए क्या क्या चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट वर्क एक्सपीरियंस। बिफोर दैट वेरी क्विकली, अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह करी, कोर्सेज करे या सेल्फ इवेल्युएशन के लिए मैंने एक गैप लिया, क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दोनों चीजें डिपेंड करता है कैरी कैसे कर पाते हो। पॉजिटिव साइड ये है कि इट शोज दैट यू आर फोकस्ड, इट शोज दैट यू आर अ पर्सन विद अ प्लान, आप हैप हैजर्डली चीजें नहीं करते,
It shows that you are someone who understands the importance of skill building. It is shows that you are someone who is in the process, in the path of discovering himself, कि मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं जीवन से क्या चाहता हूं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सच में ये चीजें करी हैं तो आपको वैट पीआई में ड्यूरिंग पीआई स्पेशली यू वुड वांट कि इसके बारे में बात हो. लेट्स से मैंने सच में मार्केटिंग के 3-4 कोर्सेज किए हैं और मुझे मार्केटिंग की बहुत अच्छी समझ है. आई वुड वांट कि मुझसे मार्केटिंग के बारे में बात करो इंटरव्यू में. बट उल्टा भी है. सोचो, अगर मैंने एक्चुअल में मार्केटिंग को लेके मेरा कोई पैशन नहीं था, मैंने कोई कोर्सेज वगैरह नहीं किए, तो जब इंटरव्यू में मुझसे बात होगी, अच्छा आपने मार्केटिंग को, आपने 3 साल मार्केटिंग, 2 साल या 1 साल मार्केटिंग को स्टडी किया, आपने उसकी इंटर्नशिप्स भी करी, कुछ कुछ आप दिखा रहे हो कोर्स किया, चलो मार्केटिंग की बात करते हैं, और वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं पा रहे, तो वहाँ पे फिर डब्बा भी गोल हो जाएगा आपका. हो सकता है यू माइट कम अक्रॉस एज समवन हु इज अनप्रोडक्टिव, कि यार अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी तो वाई डोंट यू वांट टू अर्न समथिंग, वाई आर यू वर्किंग फॉर फ्री, अभी भी आप कोर्सेज वगैरह कर रहे हो, वाई कुडंट यू डू इट अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब. यस, किसी को ये भी लग सकता है कि यार यू आर समवन हु लैक्स डायरेक्शन, आप दिशाहीन इंसान हो. और सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि यार नो वर्क एक्स इज इक्वल टू नो मार्क्स. भाई आपको मार्क्स मिल सकते थे अगर वर्क एक्स दिखा पाते. दैट इज वाई वी कम टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, कि क्या मैं वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूँ ऑन पेपर की, मतलब एक्चुअल में तो मैंने देखो जॉब नहीं की, बट क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे उसके मार्क्स मिल जाए. तो किया तो जा सकता है, बट तभी किया जा सकता है अगर आपकी ग्रेजुएशन जुलाई 2025 से पहले पूरी हो चुकी है, और अच्छे से पहले पूरी हो चुकी है. डजंट मेक सेंस फॉर समवन हु इज ग्रेजुएटेड इन अप्रैल और मई 2025. उसके लिए तो इसकी सेंस ही नहीं बनती. नाउ बिफोर आई कम टू दिस कि कैसे वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से आपको याद दिला दूं, हमारा अर्जुना बैच 28 मई से स्टार्ट हो रहा है, विच इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. These are the educators, these are our offerings. 12,999 for CAT only course, for CAT plus OMET 14,999. This is the early bird offer. Soon the prices will be revised. And like I said, हमारे काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं which are very useful. Link is in the description. उनको ज्वाइन कर लीजिए. All right, now let's talk about an on paper work experience that you got created so as to get the benefit of additional marks and so as to escape any questions on gap. ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि there is no escaping questions, it is only switching of questions. तो ऐसा नहीं है कि आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया ऑन पेपर तो अब गैप से बच गया. ये वो गैप को लेके सवाल नहीं पूछेंगे, वर्क एक्स को लेके तो पूछेंगे ना, तो फिर कहीं वहां मत फंस जाना. अब बी स्कूल कहाँ कहाँ आपको कैच कर लेगा, क्या कहाँ कहाँ पे आपके फंसने के चांसेस होते हैं, वो देखते हैं. सबसे पहली चीज, यू नीड डॉक्यूमेंट्स टू जस्टिफाई टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है कि आपने कहा बी स्कूल ने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी, नहीं. यू नीड टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? सबसे पहला होता है सैलरी स्लिप. सैलरी स्लिप एक कैसी दिखती है, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ. सो दिस इज व्हाट अ सैलरी स्लिप लुक्स लाइक. दिस इज एन एक्चुअल सैलरी स्लिप, मैंने बस नाम चेंज कर दिया. सैलरी स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी मंथली सैलरी का ब्रेकडाउन होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का. तो जैसे आप देखोगे बेसिक सैलरी इतनी है, उसमें एचआरए इतना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ऑल दोस थिंग्स. अब ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी सीए आपको बना के दे देगा. ठीक है, ओके. तो सैलरी स्लिप कब तक की चाहिए, कितनी सैलरी स्लिप चाहिए, अलग अलग बी स्कूल्स का अलग अलग हिसाब होता है यार. कुछ बी स्कूल्स बोलते हैं कि हमको सैलरी स्लिप मत दो, कुछ बोलते हैं कि हमको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे दो. अभी पिछले 3 महीने का क्या मतलब है? लास्ट 3 मंथ्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. तो लेट्स से आप अपना वर्क एक्स दिखा रहे हो मई 2022 से लेके अगस्त 2025 तक. तो अगस्त 2025 आप दिखा रहे हो मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो अगस्त आपका लास्ट मंथ हो गया, जुलाई सेकेंड लास्ट हो गया, जून थर्ड लास्ट हो गया. इन 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप. सिमिलरली अगर आप इफ यू वांट कि मैं तो अपना वर्क एक्सपीरियंस ऑल द वे टिल मार्च 2026 ही दिखाऊंगा, तो आपके लास्ट 3 मंथ्स कौन से हो गए? फरवरी 2026, जनवरी 2026 एंड दिसंबर 2025. तो कुछ भी स्कूल बोलते हैं लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप दो, कुछ बोलते हैं कि फर्स्ट और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप दो. फर्स्ट मतलब आप दिखा रहे हो कि मैंने मई 2022 में जॉब ज्वाइन करी थी जो मेरी अभी तक चल रही है, तो एक हमको सैलरी स्लिप दे दो मई 2022 की जो पहला मंथ था, और एक हमको आप दे दो जो एकदम लास्ट मंथ आपका फरवरी 2026 वाला. समझ आ रहा है? तो अलग अलग बी स्कूल्स अलग अलग सैलरी स्लिप्स मांग सकते हैं. कोई लास्ट 3 मंथ्स की, कोई लास्ट 6 मंथ्स की, कोई फर्स्ट एंड लास्ट मंथ की, कोई फर्स्ट 2 मंथ्स और लास्ट 2 मंथ्स की, और कोई शायद ना भी मांगे. अब ये सैलरी स्लिप बनाना कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो आपको वर्क एक्सपीरियंस देने में हेल्प करना चाहती है, तो फॉर देम इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देयर सीए कि बना दे इसकी सैलरी स्लिप. क्या सैलरी स्लिप जिस महीने आपने काम किया उसी महीने बन सकती है? नहीं.
आप सैलरी स्लिप कभी भी बना सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं उससे पिछले साल की सैलरी स्लिप ले सकता हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज सेंड अ मेल टू दी एचआर कि भाई मेरी सैलरी स्लिप बना के दे दे इस महीने की, और वो बना के दे देंगे। ठीक है। अब आपके लिए कोई कंपनी इतनी मेहनत क्यों करेगी, आप पे इतनी मेहरबान क्यों होगी? तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी एमएनसी तो ऐसा कभी करेगी नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप सोचो कि आप आरआईएल, अगर आप सोचो ओएनजीसी अगर आप सोचो कि एसबीआई बैंक में ऐसा कुछ कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, वैसे एसबीआई में हो भी सकता नहीं, काफी गड़बड़ होती है वहां पे, बट ये काम पॉसिबल है अगर आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक आपका चाचा है, चाचा का दोस्त है, दोस्त का चाचा है, भाई का दोस्त है, दोस्त का भाई है, दोस्त के भाई का चाचा है, चाचा के भाई का दोस्त है, भाई के चाचा का दोस्त है। मतलब इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके मालिक से आपकी अच्छी जान पहचान है, आपके पापा की, आपके भाई की, तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, ऐसा किया जा सकता है। सैलरी स्लिप बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर क्या होता है? जब आप कहीं पे ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है कि हम आपको इस पोजीशन के लिए ऑफर करते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस डेट से ज्वाइन कर लो। अगेन वो भी बनाया जा सकता है। मैं आज ऑफर लेटर बनवा सकता हूँ अपनी पहली जॉब का जो 2011 में थी। सिमिलरली एक्सपीरियंस लेटर ये तब मिलता है आपको जब आप एक जॉब छोड़ते हो। तो व्हेन यू एंड योर फुल टाइम जॉब एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑब्लिगेटेड टू गिव यू एन एक्सपीरियंस लेटर, जो क्लियरली स्टेट करता है कि इस बंदे ने हमारे साथ इस डेट से लेके इस डेट तक काम किया इन दिस कैपेसिटी, और इसने बहुत बढ़िया काम किया, हम इसको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। साथ में आपकी डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं कि इसने किस रोल में काम किया। अगेन कोई भी कंपनी अगर आपको सैलरी स्लिप दे रही है तो उसको ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द प्रॉब्लम इज विद द फोर्थ एंड द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था ना कि जिस कंपनी से आप वर्क एक्सपीरियंस लेटर बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो जीएसटी कंप्लायंट हो। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि वर्क एक्सपीरियंस तो वही कंपनी दे सकती है जिसका जीएसटी नंबर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। The fourth requirement that you need to produce to the B school is bank account statements. Now, what are bank account statements? आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो आप अपनी वहां से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हो, पिछले 6 महीने की, 1 साल की, जिसमें सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है। अब बी स्कूल आपसे बोल सकता है कि हमको आपके लास्ट 6 मंथ्स के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्या वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कितना पैसा भेजते हो मंथली? नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या सच में आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कि नहीं होती थी। क्योंकि अगर आप एक्चुअली में एक फुल टाइम एम्प्लॉय थे तो किसी एक फिक्स्ड मंथ डेट को, या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 5, हर महीने आपको इस अकाउंट इस कंपनी के अकाउंट से पैसे आते होंगे ना। जैसे मुझे आज ही मेरी सैलरी आई है, भगवान की, महादेव की क्या कृपा है, आज ही मुझे सैलरी मिली है आरंभ अकेडमी से। तो मेरे को मैसेज आया कि दिस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट बाय आरंभ अकेडमी। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डन इन बैक डेट। सोच के देखो, अगर आज आप चाहो कि मुझे पिछले 6 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दो फ्रॉम अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन भी रेडी है, कैन इट गो बैक इन टाइम एंड मेक ट्रांजैक्शन? या क्या वो एक ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं 4 महीने पहले का? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एट बेस्ट वो आज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 6 महीने पहले का नहीं दिखा सकते। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इस बात को समझो कि जो कंपनीज होती हैं अलग अलग, वो बैक डेट में कभी भी सैलरी नहीं भेज सकती। अब आपको कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन चाहिए, कितने आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कितने महीने का दिखाना है, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द बी स्कूल। कुछ बी स्कूल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं भी मांगते, जो मांगते हैं वो हो सकता है लास्ट 3 मंथ्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगे, हो सकता है कि वो लास्ट 6 मंथ्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगे। होने को, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, होने को ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलें कि स्टार्टिंग से एंड की सारी ट्रांजैक्शंस दो, तो सर फिर तो हम फंस जाएंगे। बट ऐसा कोई बी स्कूल करता नहीं है। ठीक है, आई कैन टेल यू प्रैक्टिकली, मैंने कोई ऐसा बी स्कूल नहीं देखा जो ये बोले कि अगर 3 साल का वर्क एक्स है तो 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे। नहीं, अगर वो मांगते भी हैं तो लास्ट 6 मंथ्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं। अब ये लास्ट 6 मंथ्स कौन से होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपना वर्क एक्स कब तक दिखा रहे हो। लेट्स से आप मार्च 2026 में इंटरव्यू दे रहे हो और आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो अप टिल मार्च 2026, तो आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स क्या हो जाएंगे? देखो, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि सितंबर ऑनवर्ड्स आपको सैलरी दिखानी शुरू करनी है। मतलब आपका जो सितंबर का 3 सितंबर या 4 सितंबर को आपके अकाउंट में पहली सैलरी आ जानी चाहिए, और उसके बाद से हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए।
अब आप बोल सकते हो कि सर ये पैसे हमको कोई फ्री में क्यों देगा? कोई नहीं देगा, दुनिया में फ्री में कौन देता है कुछ? तो आमतौर पे जो लोग इस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस बनवाते हैं, अब मैं नहीं बोल रहा वो सही है कि गलत है, बट जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि भाई तू मेरे को 4 तारीख को सैलरी दे दिया कर मेरे अकाउंट में, मैं तेरे को 10 दिन 12 दिन बाद आके कैश में वापस कर दूंगा, या मुझे कोई और अकाउंट दे दे, मैं अपनी मम्मी के अकाउंट से पैसे उसमें भिजवा दिया करूंगा। सो बेसिकली इट्स अ राउटिंग ऑफ मनी, कि पैसा मेरे अकाउंट में है, मैंने दूसरे में दे दिया। अब ये बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, तो रॉन्ग है, ये लीगल भी नहीं है, तो भाई देख लेना, मैं नहीं बोल रहा ऐसा करो, बता रहा हूँ कि जो लोग, जो बुरे लोग, जो एक नंबर के जो करप्ट लोग हैं, वो इस तरीके से करते हैं, देखो बताओ क्या हो रहा है हमारे देश में। तो इस तरीके से दे रीच एन एग्रीमेंट, और वो सैलरी अकाउंट में, अब क्योंकि ये हर महीने बैंक अकाउंट में पैसे तो आ ही रहे हैं, तो in the month of March 2026, this person will be able to provide his bank account statement for last 6 months, and that bank account statement will actually reflect the salary transactions made to his account. समझ आ रही है बात? अब यही लेट्स से अगर आप अपना वर्क एक्स दिखाना चाहते हो अप टिल दिसंबर 25, तो आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आप जब भी शुरू कर रहे हो अपना वर्क एक्स, वो देख लो, और एंड कब कर रहे हो वो देख लो। जब आप एंड कर रहे हो उसके लास्ट 6 मंथ्स के आपको सैलरी ट्रांजैक्शंस एक्चुअली एक अकाउंट में चाहिए, फ्रॉम अपने अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, फ्रॉम अ कंपनी, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कंपनी, जो आपको ये सारी चीजें देने को तैयार हो। सो इफ देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विलिंग टू सेंड सैलरी टू यू टू योर अकाउंट, ये सैलरी कितनी होनी चाहिए? आई वुड सजेस्ट कीप इट एटलीस्ट 30,000, क्योंकि सच बात है यार, आज की डेट में 30,000 से कम पे किसी की सैलरी होती नहीं है। सर मैं ये बोल दूंगा कि मेरे को कैश में मिलती थी सैलरी, अगेन वो जस्टिफाई हो नहीं पाएगी यार। बी स्कूल्स वाले ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब अलीबाग से आए हैं, मतलब कान में बीड़ी लगा के बैठते हैं। आज की डेट में कौन सैलरी कैश में लेता है? आप दिहाड़ी मजदूर थे क्या? आप ईंटें उठाते थे क्या जाके कंस्ट्रक्शन की? आप रिक्शा चलाते थे किसी के लिए? आज की डेट में कौन सा सैलरीड एम्प्लॉई है जो जिसको सैलरी कैश में मिलती हो? तो वो चलता नहीं है, वो दिखाई दे, दे विल बी एबल टू सी थ्रू योर लाइफ। तो आपको बैंक अकाउंट में सैलरी लेनी है, और अगेन कोई भी कंपनी अगर आपको बैंक अकाउंट में सैलरी देने को तैयार है तो ये तीनों चीजें तो वो आराम से दे देगी। वो ना भी दे तो आप अपने पैसे पे किसी सीए को हायर करके उससे बनवा सकते हो, ठीक है? तो दैट इज वन, यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो सर ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। अगर मैंने लेट्स से मई 2023 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तो मैं मई 2023 से लेके 26 तक का वर्क एक्स दिखा देता हूँ, 34 मंथ्स का वर्क एक्स हो गया, मेरे को तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, आप तो जीनियस हो, आपने कोड क्रैक कर लिया। अब देखो कि इसमें और क्या प्रॉब्लम्स है और आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो। सो लाइक आई सेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैलरी स्लिप वेयर अदर कैन बी स्कूल्स कैच यू इफ दे फील दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट विद रिगार्ड टू योर वर्क एक्सपीरियंस। देखो क्या होता है यार कि दीज आर पीपल हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, मतलब आप पहली बार जिंदगी में हो सकता है झूठ बोल रहे होगे, बट फॉर देम यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज लाइंग अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस। वो होता है ना सीजन्ड पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो शक्ल देख के बता देता है कि इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये क्रिमिनल है। मुझे याद आता है हमारे कॉलेज का सेकेंड डे था, और मेरा एक दोस्त था, मैं उसकी प्रॉक्सी लगवा रहा था। तो मैम ने नाम लिया वीरेंद्र, मैंने कहा यस मैम। उसने एकदम, मैम ने हमको जानती भी नहीं थी, उसको हमारी आवाज भी नहीं पता थी, उसने सर ऊपर करके बोला कहाँ है वीरेंद्र? सब चुप, मैं भी चुप कि भाई मैं वीरेंद्र तो हूं नहीं। तो फिर उसके बाद मैम ने बोला कि कॉन्फिडेंस से बोलना होता है, सब हंसने लग गए। तो सोच के देखो, इट वॉज ओनली माई आर सेकेंड डे ऑफ द सेशन एंड शी कुड मेक आउट कि कौन सी प्रॉक्सी है। वो सर नीचे करके येस से टिक कर रही थी, जैसे ही उसको गलत येस मैम सुनाई दिया उसको एकदम पता लग गया। सो नो दैट the people at B school, they are not fools, they are not people you can take for a ride very easily। तो अगर उनको ये शक हो गया आपसे बात करते हुए, अंडर कॉन्फिडेंस आपका दिखाई दे गया, तो दे कैन दे वुड हैव अ रीजनेबल डाउट। और बी स्कूल्स में एक थंब रूल है यार, व्हेन इन डाउट रिजेक्ट। मतलब अगर उनको किसी एक चीज पे शक हो गया कि यार इसका वर्क एक्सपीरियंस फर्जी लग रहा है, देन दे हैव रीजन टू डाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू से इन द इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू में बोला कि मैंने ये किया था जी, मैंने यहाँ पे अचीव किया हुआ है, मैंने स्कूल में इन एक्टिविटीज में, दे हैव रीजन टू डाउट एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, ठीक? तो ये दूसरी दिक्कत है कि अगर आप उसको कैरी नहीं कर पाए। तीसरा, आपके जो आंसर्स होते हैं, लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 2 साल 3 साल 1 साल भी यहाँ पे काम किया, तो ऑब्वियसली अगर आपने 1 साल काम किया तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो थिंग्स, है ना? लेट्स से आप कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, या लेट्स से आप कोडर थे, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम किया, कोडिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक स्कूल में अकाउंटेंट था, या एक स्कूल में मैं टीचर था, कौन से स्कूल में थे, कहाँ पे है स्कूल, कैसे जाते थे, यहाँ का प्रिंसिपल कौन है, कितने स्टूडेंट्स होते थे क्लास में, क्या चैलेंजेस आते थे आपको पढ़ाते हुए। अगर आप वहाँ पे अकाउंटेंट थे तो मुझसे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लेट्स से एक गिवन कंपनी में
आई यूज टू वर्क एज अ सेल्स एजेंट, मैं कॉलिंग करता था। तो अगेन कॉलिंग कैसे करते थे, चलो एक डेमी कॉल करते हैं, मैं आपका कस्टमर हूँ, कॉल करके कॉल पे बात करते हैं, क्या क्या चीजें आपने सेल्स में सीखी, क्या ट्रेनिंग आपको मिली थी, क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, कंपनी क्या थी, कंपनी के बारे में बताओ। सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर जॉब, अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन, एंड इफ दे डू नॉट फाइंड डेप्थ इन योर आंसर्स, सो दैट इज हाउ दे नो दैट फर्जी ये डंडी मार रहा है, फर्जी ये वर्क एक्सपीरियंस लेके आया, असल में इसने काम नहीं किया, ऑन पेपर बना लिया। ठीक है, अब अगर लेट्स से इफ यू आर अबाउट टू टेक दिस रूट, तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर मुझे कौन से रोल में जाना चाहिए, मैं कौन अपना अपना रोल क्या दिखाऊं, अपनी डेजिग्नेशन क्या दिखाऊं। तो चूज दिस वेरी वाइजली, एक ऐसा रोल चूज करो जिसको आप जस्टिफाई कर पाओ, जिसके बारे में आपको हो कि हाँ यार इसको लेके मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आज की डेट में ऐसा वर्क एक्सपीरियंस बनाना है, तो सोचो मैं कौन सा रोल पिक करूंगा अपने लिए, वीआरसी एजुकेटर। मुझे उसके लिए एटलीस्ट मुझे उसके लिए प्रिपेयर बहुत कम करना पड़ेगा ना। मैं अगर कहीं पे दिखा रहा हूँ कि मैंने 3 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वीआरसी एजुकेटर काम किया, अब मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या काम के बारे में। काम के बारे में तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ ना, बिकॉज आई एम अ वीआरसी एजुकेटर। ठीक है, हाँ कंपनी के बारे में पता कर लूंगा फिर। सो वन, चूज योर रोल वाइजली बिकॉज यू विल हैव टू प्रिपेयर थॉरोली फॉर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड रिलेटेड टू द रोल और द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर दोज आंसर्स, यू विल डू दैट आफ्टर कैट। इनफैक्ट आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप जब एक बार कैट एग्जाम दे लोगे, उसके बाद एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना कुछ महीने, 2 महीना 3 महीना, जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है तब तक एक्चुअल में जाके उस रोल में काम करो। पैसे मत लो, उसको बोलो कि भाई तेरे पैसे नहीं लूंगा, मैं बस फ्री में काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। और जब आप वहां पे जाके एक्चुअल में 2-3 महीने काम करोगे ना, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस कन्विंसिंगली इन द इंटरव्यू। ठीक है, फर्दर काफी लोग पूछते हैं कि सर क्या मेरा जो रोल होगा, डज इट हैव टू नेसेसरली रिलेट टू माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। नो, मैंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की थी, आज वीआरसी पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपने लेट्स से बीकॉम किया था और आपने एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया एचआर रोल में या मार्केटिंग रोल में, दैट इज परफेक्टली फाइन। सिमिलरली अगर आप लेट्स से आपने बीटेक करी है और बीटेक करने के बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे आपका काम लार्जली क्लाइंट से कनेक्ट करना है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है मेरा काम उससे रिलेटेड ही हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। फाइनली इट्स एन एथिकल रेड फ्लैग, मतलब देखा जाए तो झूठी बोल रहे हो ना। अब प्रॉब्लम एक ये है, रूल ये कहता है कि अगर आपका किसी भी स्टेज पे ऐसा कोई झूठ पकड़ा जाता है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन को लेके, चाहे आपके वर्क एक्स को लेके, चाहे इवन आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी को लेके, तो आपको आगे चल के भी आपकी डिग्री वापस ली जा सकती है। लेट्स से आपने बी स्कूल में चले गए, 1 साल पूरा हो गया, बाद में पता लगा, स्टिल आपको वहां से डिबार किया जा सकता है। एक बहुत फेमस केस भी है इनफैक्ट, एक मैडम है वो ऐसे कुछ कुछ सर्टिफिकेट करके आईएएस ऑफिसर बन गई, अब सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई। तो आइडियली करना क्या चाहिए कि भाई तुमको मिल गया एक चीज, अब वो चुपचाप रहो, उसको भोगो, उसको एंजॉय कर लो। बट नहीं, वो हमको ये दो, हमको वो वाली गाड़ी दो, हमको ये वाला घर चाहिए, यहाँ कंप्लेंट करेंगे। तो उन्होंने शोर मचा दिया, नजरों में आ गई। तो अगर कुछ ऐसा आप करते हो तो एक तो पहले जाके डांस मत करना भी स्कूल में। काफी लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस को खासकर आदत होती है छाती पीटने की, कि हम क्या करें कि भाई सिलेक्शन हो गया, जाके ओए मेरा तो वर्क एक्स भी नहीं था, मैंने तो ऐसे कर लिया, लिंक्डइन पे कोरा पे पोस्ट डाल रहे हो, पता लगा वो वापस अपने सर पे आके गिर गया। तो भाई ये ध्यान रखना कि वो आपकी बाद में भी डिग्री छीन सकते हैं अगर ये सामने आ जाता है। बट स्टिल अगर आप वरीड हो कि क्या बी स्कूल्स एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट कराते हैं चीजें, कोई बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में भेज के पूछेंगे कि पता कर क्या कि इसने असल में काम किया था, तो बी स्कूल्स ऐसा कुछ नहीं करते। यू कैन रेस्ट एश्योर्ड ऑन दैट। सो फाइनली टोटल कितना गैप है आपके पास अगर देखें, तो यू विल हैव टू देन डिसाइड कि आप कैन यू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यस, आप इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे लेट्स से मई 2023 में एक्चुअल मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तो मैंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, ठीक है, या हाँ 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया समहाउ, और जो बाकी का पार्ट था उसको मैंने यूं दिखा दिया कि सर मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेल्फ इवेल्युएट, आई वॉन्टेड टू एनालाइज, आई वॉन्टेड टू इंट्रोस्पेक्ट। इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते, आई वॉन्टेड टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो वो आप देख लो। ओके, आई वांट टू रैप दिस अप वीडियो क्विकली क्योंकि काफी टाइम मैंने ऑलरेडी ले लिया है। क्या इंटर्नशिप और ऑनलाइन कोर्सेज जस्टिफाई करती हैं गैप को? टू सम एक्सटेंट। अगेन अगर 1 साल का है तो उसमें आप कुछ हिस्सा कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो।
बट इट कैनॉट जस्टिफाई अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years. दैट इज वन. सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ना दे ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटर्नशिप इन दीज कोर्सेज. अंडरस्टैंड, दे डोंट रियली ऐड एनीथिंग टू योर प्रोफाइल. आपको इंटर्नशिप्स के कोई मार्क्स नहीं मिलते, ये ऑनलाइन कोर्सेज के कोई मार्क्स नहीं मिलते. बस एक फायदा होता है कि इंटरव्यू में गैप ईयर को लेके जो ऑकवर्डनेस थी वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम. तो इसका फायदा कितना है, लेट्स से इतना फायदा है. बट काफी लोग क्या करते हैं कि इंटर्नशिप्स और ऑनलाइन कोर्सेज में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि कैट की प्रिपरेशन पीछे रह जाती है. तो बेसिकली फायदा इतना हो गया, नुकसान इतना हो गया. सोचो आप लग गए ऑनलाइन कोर्सेज करने, इंटर्नशिप्स करने, और आपने अच्छे से कर ली, और उस चक्कर में जहां आपकी 99 परसेंटाइल आनी थी, 99 की जगह आपकी आ गई 70 परसेंटाइल. तो कॉल ही नहीं आई कहीं से, क्या करोगे इंटर्नशिप का और इन कोर्सेज का. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इनकी वैल्यू बहुत कम होती है. इसके बेसिस पे कोई मार्क्स नहीं मिलता, इसके बेसिस पे कोई पैनल आपको सेलेक्ट नहीं करता कि अरे भाई ने इंटर्नशिप, अरे मार्केटिंग का कोर्स किया, बताओ मजाक है कोई. नहीं, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती. एट बेस्ट आपको बस एक दो लाइन बोलने को मिल जाती है कि सर मैंने ये भी किया था, एकदम खाली नहीं बैठा था. तो प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ देयर बेनिफिट एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली. ठीक है. आइडली ये इंटर्नशिप्स और कोर्सेज कब परसू करने होते हैं, सिलेक्शन के बाद, कि मैंने कैट दे दिया, इंटरव्यूज दे दिए, अब मैं खाली बैठा हूं. जैसे ये जो पीरियड चल रहा है, मई जून 2025, दिस इज द टाइम फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर बी स्कूल्स. वो इस टाइम पे ये वाली इंटर्नशिप्स करेंगे, कोर्सेज करेंगे, ताकि उनकी बी स्कूल प्रोफाइल को थोड़ा पुश मिले, उनको समर इंटर्नशिप की प्लेसमेंट में मदद मिले. अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनमें आप ज्यादा टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें. कौन सी इंटर्नशिप्स या कोर्सेज करने चाहिए, इसको लेके हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर दोज हु स्टिल वांट टू गो अहेड. ऑल राइट, विद दैट आई एम कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. मजे की बात बताऊं, मतलब रमन सर को क्लास शुरू करनी है 8 बजे वाली. मैं रमन सर के स्टूडियो पे हूँ, मेरे पास तो स्टूडियो है नहीं, गरीब लोग हैं हम तो ये मुझे जल्दी से रैप अप करनी है. बट इन केस यू हैव एनी कॉमेंट्स विद रिगार्ड टू गैप ईयर, विद रिगार्ड टू वर्क एक्सपीरियंस, विद रिगार्ड टू एनीथिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो वो कॉमेंट्स में डाल दो. क्या कमेंट मत डालना सर मेरी प्रोफाइल 6, 7, 8 है, मैंने ग्रेजुएशन यहां से करी है, मैंने इतने परसेंटेज हैं, मुझे प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. फर्जी सवाल है. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे FAQs जो मैंने सोचा था इंक्लूड करूंगा, क्यों नहीं किए मैंने, इसलिए नहीं किए कि उन सबका सेम ही नेचर था कि ये प्रोफाइल है, ये 10th 12th कॉलेज है, सर बताओ मुझे प्रोफाइल के लिए क्या करना चाहिए. परसेंटाइल लाओ भाई. अंडरस्टैंड आपकी प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग होती है, जबरदस्त परसेंटाइल से. सो वर्क टूवर्ड्स दैट. सबसे बड़ा एसेट ये है कि एक ऐसी परसेंटाइल लाओ जिससे कॉल तो आए. इसके अलावा क्या चीज है जो प्रोफाइल इंप्रूव करती है, एकेडमिक्स. क्या वो चेंज हो सकते हैं? नहीं. 10th 12th कॉलेज में जितना आगे आ गया, बदल थोड़ी सकते हो. जेंडर चेंज कर सकते हो, ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में की चेंज कर सकते हो. सो अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द फैक्टर्स आर सच दैट दे कैन नॉट बी अमेंडेड नाउ. वर्क ऑन द फैक्टर्स दैट कैन बी अमेंडेड, वर्क ऑन थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड. क्या है, कौन कौन सी चीजें बदल सकते हो, कैट में परसेंटाइल, GDPI में परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस. दैट काउंट्स. तो अगर वर्क एक्सपीरियंस को लेकर कुछ कर सकते हो तो वो करो प्रोफाइल एनहेंस करने के लिए. अदरवाइज इंटर्नशिप और कोर्सेज में टाइम बेकार मत करो. कुछ FAQs जल्दी से देख लेता हूं, बाकी आप अपने नीचे कमेंट्स में डाल देना. मैंने गैप ईयर लिया था 12th के बाद JEE प्रिपरेशन के लिए. विल इट बी अ प्रॉब्लम इफ आई डिसाइड टू टेक अनदर गैप ईयर फॉर कैट? नहीं, वो JEE वाला अलग था, वो हो गया, उसको अब नहीं देखा जाएगा. 2 years of gap from my graduation due to some health reasons, will it create an issue during calls? अगर सच में आपके हेल्थ इशू थे, जेन्युइन कंसर्न था, और आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो, सामने रख पाते हो, कन्विंस कर पाते हो कि सच में हेल्थ इश्यूज थे, तो दिक्कत नहीं होगी. सर आई टुक अ ड्रॉप आफ्टर माई इंटरमीडिएट टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, विल इट हैव एन इफेक्ट? नहीं, आपने इंटरमीडिएट के बाद ड्रॉप लिया, प्रिपरेशन करी, इसी को बताइएगा. इट शुड बी फाइन. आर NGOs कंसिडर्ड वर्क एक्सपीरियंस? आई हैव आंसर्ड दिस. अगर सच में फुल टाइम पेड जॉब थी NGO पे ग्रेजुएशन के बाद तो बिल्कुल काउंट होगा. विल दे काउंट वर्क एक्स मार्क्स लाइक कॉर्पोरेट जॉब इफ समवन? बिल्कुल होगा. आई हैव अ वीक प्रोफाइल एंड अ 3-year गैप बाय CAT 25, व्हाट शुड आई डू? तो अगर आपका CAT 25 तक 3 साल का है तो एक्चुअली 4 साल का होगा. क्या कर सकते हो, वही मैंने सजेशन दिए. इस वीडियो को दोबारा देखो. Are work from home jobs eligible for work experience? Yes, as long as it is full time paid and after graduation they are counted work ex. I have this academic profile, ये कैटेगरी, ये अनफन देवानंद जो भी डाला हुआ है. अब क्वेश्चन काम का क्या है, क्योंकि मेरी रिलेटिवली वीक प्रोफाइल है तो मैं कैट के साथ क्या कर सकता हूँ स्ट्रेंथन करने के लिए. आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अच्छी परसेंटाइल लेके आओ और GDPI में अच्छा परफॉर्म करो. दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, और कुछ मत करो. ओके. मेरी प्रोफाइल इतनी है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ एंड CFA. क्या बात है. CA CFA सारी डिग्री, सारी भाई ने प्रोफेशनल कोर्सेज मार रखे हैं.
with 1 year of experience I have now left my job to prepare for CAT given 10th grade is इतना, will my profile be eligible? तो ये काफी लोग पूछते हैं कि सर मेरी ये प्रोफाइल है, क्या मैं टॉप IIM में टॉप बी स्कूल में जा सकता हूँ? पहले तो इस बात को समझो कि इस एनालिसिस से क्या हो जाएगा, इससे कुछ चेंज कर दोगे तुम? अंडरस्टैंड आपका एम क्या है, क्या आपका एम IIM अहमदाबाद जाना है? अगर आपके 10th-12th कॉलेज में खराब परसेंटेज है आप नहीं जा सकते, मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपकी 10th में 70 है, 12th में 65-70 है, कॉलेज में 6 CGPA है, आप IIM अहमदाबाद नहीं जा रहे, आप 100% भी लाओ तब भी नहीं जा रहे, खत्म बात। बट मुझे एक बात बताओ, आपका एम क्या है? आपने जब प्रिपरेशन शुरू की है, अभी भी ये प्रिपेयर कर रहे हो, इज योर एम टू गेट इनटू IIM अहमदाबाद और इज योर एम टू गेट इनटू अ टॉप बी स्कूल? पहले ये क्लियर कर लो। अगर आपका एम IIM अहमदाबाद में जाना है तो प्रिपरेशन छोड़ दो। अगर आपका एम ये कि नहीं सर मुझे टॉप बी स्कूल में जाना है, वो चाहे IIM अहमदाबाद हो, चाहे FMS हो, चाहे MDI हो, चाहे SP जैन हो, आई वॉन्ट टू गेट टू अ टॉप टियर बी स्कूल, देन योर ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली ओपन। अहमदाबाद भले ही ना मिले और कोई टॉप बी स्कूल मिल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने के तो 3 ही तरीके हैं भाई, वर्क एक्सपीरियंस, कैट परसेंटाइल और एकेडमिक्स। इसमें से जो जो चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो, जो नहीं कर सकते छोड़ दो, और रोना छोड़ दो कि मेरी 10th-12th में खराब है, प्रोफाइल वीक है। जो कर सकते हो वो करो। दूसरा, अंडरस्टैंड कि मुझे टॉप बी स्कूल जाना है, जिसके लिए जो मैं बिल्कुल जा सकता हूँ इवन विद वट एवर अकेडमिक्स आई हैव। आई कैन टेल यू आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिनके अकेडमिक्स खराब थे, दे इवेंचुअली वेंट टू टॉप बी स्कूल्स, नॉट IIM अहमदाबाद दो, ठीक है। हमको कितनी परसेंटाइल टारगेट करनी चाहिए? 100। हर किसी को एक ही परसेंटाइल टारगेट करनी होती है, 100। ये बकवास छोड़ दो कि मेरी 10th-12th कॉलेज में इतना वर्क एक्स है, इतना ये कैटेगरी हूं, मेरे को व्हाट परसेंटाइल शुड आई टारगेट, हाउ मच परसेंटाइल डू आई नीड फॉर FMS, ये फर्जियापा है। अगर मैं जो बोल दूंगा, मतलब आप एक परसेंटाइल को टारगेट कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपका एम होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है। आपका एम ये होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू गिव माई 100% टू माई प्रिपरेशन, डू द बेस्ट आई कैन, एंड देन आई विल सी कि कितनी परसेंटाइल आती है। ये टारगेटिंग कुछ नहीं होता। और अगर टारगेट करना है, अगर आपको नंबर ही चाहिए कि बकवास छोड़, नंबर बता, 100%, 100 टारगेट करो सब लोग, दैट इज द ओनली सेफेस्ट परसेंटाइल। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ओपन स्कूल से करी थी, क्या इससे प्रोफाइल इफेक्ट होगी? नहीं। आपने अपनी ग्रेजुएशन चाहे डिस्टेंस लर्निंग से करी या रेगुलर कॉलेज से करी, इट इज ऑल द सेम फॉर बी स्कूल्स। 2024 में ग्रेजुएट किया, लेवल 1 कंप्लीट किया फरवरी में, बट कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं रीटेक कर रहा हूँ, अभी मैं कैट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, कोई वर्क एक्स नहीं है। अगेन आप चाहो तो वर्क एक्स बना लो, अगर आप नहीं भी बनाते तो आप ऑनेस्टली बोल सकते हो कि CFA की तैयारी कर रहा हूँ, या लेवल 1 दिया था नहीं निकला, उसकी तैयारी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। यू कैन यूज दैट एज अ जस्टिफिकेशन। अकेडमिक्स पुअर है, क्या इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट नहीं होगी? नहीं। अगर आपकी एकेडमिक्स पुअर है, कुछ कंपनीज हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दें बी स्कूल में। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि हमारे प्लेसमेंट में वही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं जिनकी 10th-12th कॉलेज में इतनी है, या जिनकी कॉलेज में कम से कम इतनी है, 10th-12th तो वो नहीं देखते। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन टेल यू दैट 80% कंपनीज डू नॉट सेग्रीगेट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कि यार ये वाले नहीं बैठेंगे हमारे यहाँ पे। हाँ, वो ये जरूर बोल सकती हैं कि बी स्कूल में जिसकी कम से कम 6 CGPA है वही बैठेगा। तो वो अगर एकेडमिक्स देखेंगे भी तो बी स्कूल के देखेंगे, उसके पहले के नहीं देखेंगे। 80% कंपनीज नहीं देखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, ओके, what proof is required for work experience if I don't have an offer letter? Can I extend the work period? For example, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था तो अक्टूबर की जगह जून लिख दूं? बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी बात कर दी। आप जून के आप और पीछे भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन गेट इट प्रिपेयर्ड, यू कैन गेट इट फ्रॉम द कंपनी। मेरा अकेडमिक रिकॉर्ड बहुत कमज़ोर है, ग्रेजुएट हुआ था, ये कैटेगरी, बेकार बेकार की बातें, बेकार बातें, बेकार बातें। शुड आई अटेम्प्ट कैट 25 डिस्पाइट पुअर अकेडमिक बैकग्राउंड्स? आपकी मर्जी है। कैन आई रियलिस्टिकली टारगेट IIMs? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें। आई ग्रेजुएटेड 2 years ago, नो वर्क एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो आप बिल्कुल यही बोल सकते हो कि मैं प्रिपेयर कर रहा था। क्या मैं इंटर्नशिप कंसिडर करूं? आपकी मर्जी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। GEM विद एकेडमिक स्कोर इतना, 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद। तो पहले तो याद रखो, डिप्लोमा वर्क एक्स में नहीं आता। अगर आपने 12th के बाद 3 साल डिप्लोमा किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, तो जो डिप्लोमा वाला पीरियड है वो गैप होगा सिर्फ। आप बोल सकते हो कि मैं उसमें डिप्लोमा कर रहा था, बट वो टेक्निकली गैप में आएगा, नेगेटिव नहीं होगा वो आपके लिए, ठीक है। मेरी जॉब हेक्टिक थी, स्टडी का टाइम नहीं मिलता था, 5 महीने पहले रिजाइन कर दिया। तो हाउ मच गैप इन वर्क एक्स डू आई हैव? तो आपने ग्रेजुएशन के बाद से जो काम किया फुल टाइम जॉब, वो आपके वर्क एक्स में आएगा। वीडियो देखो और कैलकुलेट कर लो। 1.4 years एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फॉलोड बाय इतना गैप, फिर 4 months का मार्केटिंग रोल। हाउ शुड दे पोजीशन देयर प्रोफाइल फॉर MBA? यू डोंट हैव टू पोजीशन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू मेंशन योर
टोटल वर्क एक्सपीरियंस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। एक बात और क्लियर कर दूं कि आप जब कैट का फॉर्म फिल करते हो वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर कुछ नहीं देना होता, वहां पे सिर्फ आपको एंटर करना होता है कि मेरे को इतने मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है। the first time they will ask you for any proof, they will ask you for any documents related to work experience will be during your first interview जो कि फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 1.5 साल का गैप ऑन रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके 1.5 साल के गैप का। um, आप आपकी ग्रेजुएशन आपने लास्ट एग्जाम कब दिया था? तो मैंने ऑलरेडी इसको आंसर कर दिया। जो भी आपने लास्ट एग्जाम जब दिया था तब से लेके जब भी आप इंटरव्यू दोगे वो आपका गैप ईयर है, अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग नाउ। मैं नहीं बोल रहा कि आप काम करना शुरू करो, बट जब आपने लास्ट एग्जाम दिया था वहां से आपका गैप शुरू हो गया था। 3 साल का गैप है, 1 साल की जेई प्रिपरेशन है, सिविल सर्विसेज। हाउ कैन आई मिनिमाइज इम्पैक्ट? यू डोंट हैव टू मिनिमाइज एनीथिंग, इट्स फाइन। Involved in business with my brother and uncle. I am currently preparing for CAT. I receive a salary of 22. Very good. आप ये दिखाना मत कि मेरे अंकल का है, आप ऑन पेपर यही दिखाओ कि इट इज एन जस्ट अंदर बिजनेस और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, सैलरी लेते रहो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। वर्किंग प्रोफेशनल 3.8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो सी इफ यू कैन कट इट डाउन टू 3 years. इट इज बेटर टू परसू फुल टाइम MBA. यस, अगर आपको इस साल फुल टाइम MBA मिल जाती है तो बिल्कुल कर लो। इस साल फुल टाइम MBA नहीं मिलती और अगले साल आप कहीं पे जाते हो, अगले साल प्रिपेयर करते हो, तो आप एग्जीक्यूटिव MBA ट्राई करना। ये आई थिंक वो हेमू वाला है, ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। आप इन दोनों में से जो ग्रेजुएशन दिखाना चाहो दिखा लो। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने IT इंडस्ट्री में काम किया 2 साल तक। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया करियर स्विच करने के लिए हेल्थ रीजंस की वजह से। मेरे पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैंने उसके बाद अनपेड इंटर्नशिप करी, लेटर भी है। मैं कैट देने की सोच रहा था 24 में, करंटली 2025 के लिए फोकस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ। आई एम नाउ लुकिंग वेज टू जस्टिफाई और गैप। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस बनवा पाओ तो वो बेस्ट हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी 23 तक का है, उसके आगे का अगर आप बना लो, 1 साल का बना लो, और मतलब यूं दिखा दो कि 1 साल मैंने गैप लिया था हेल्थ रीजंस की वजह से, उसके आगे का लेट्स से 24 to 25 या 26 तक का बना लो। ओके, मैंने BBA पूरी की थी, जॉब मिली, मैंने मना कर दी हेल्थ इशू की वजह से, मेडिकेशन चल रही थी, मम्मी के बिजनेस में काम करता हूँ, स्किल्स वगैरह कोर्सेज किए हैं। व्हाट कैन आई डू? अगेन, जो आप मम्मी के बिजनेस में काम करते हो उसको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस अगर आप दिखा सकते हो, अगर आप सैलरी लेना शुरू कर दो, यू डोंट हैव टू मेंशन दैट इट इज योर मदर्स बिजनेस। 2024 ग्रेजुएट हूँ, फैमिली बिजनेस में काम कर रहा हूँ, उसी को फुल टाइम जॉब दिखा दो। टारगेट आई एम शिलोंग है, आपका टारगेट आई एम शिलोंग है, कोई एक बी स्कूल नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक अच्छे बी स्कूल में जाना है। आपके वर्क एक्स की वैल्यू होगी, सारे वर्क एक्स की वैल्यू होती है। गैप के साथ भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, इंटरव्यू में आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब वो कैसे हैंडल करोगे, दो दैट यू विल सी एंड यू विल डिसाइड। 3 साल का गैप है, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं मैंने बताया इन दिस सेशन। कैन आई गेट इनटू ABC और FMS? अगेन, अगर आपके एकेडमिक्स खराब भी हैं, AB में शायद आप नहीं जा पाओगे, यू कैन गेट इनटू FMS, यू कैन गेट इनटू अदर टॉप बी स्कूल्स। बस फोकस इस पे करो कि कैट में बढ़िया परसेंटाइल लेके आनी है। Diverse background is not a problem, it's okay, you are in that age where you can experiment. ऑल राइट, विद दिस मेरी तरफ से सेशन खत्म है। जो भी आपके और कमेंट्स हैं गैप और वर्कएक्स को लेके, प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू रीड एंड आंसर देम। बस ये वाले मत डालना कि मेरी प्रोफाइल ये है बताओ मैं क्या करूं, और ये मत बोलना कि सर मेरी ये प्रोफाइल है बताओ कितनी परसेंटाइल टारगेट करूं, या क्या मुझे टॉप 20 स्कूल मिल सकता है, इसीलिए मैंने आंसर कर दिया। वील बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। रमन सर आई थिंक आज रात को ही लाइव आने वाले हैं, ऑल्दो ये बोलने का मतलब नहीं है, तब तक तो हो चुका होगा, बट यू कैन कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस। हम अच्छी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वीडियोस आपके लिए डालते आ रहे हैं, आगे भी डालते रहेंगे, और मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और रेगुलरली। एंड मेक श्योर अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं कैट को लेके तो ज्वाइन आरंभ अकेडमी। वी आर ऑफरिंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब आरंभ अकेडमी खोलने का पर्पस ये था कि बढ़िया से पढ़ा सके, जो कुछ हम नहीं कर पा रहे थे पिछले प्लेटफॉर्म पे वो सब अच्छे से कर पाए, और आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे पाए कैट प्रिपरेशन को लेके, ऑल वन स्टॉप सोल्यूशन बन पाए आपकी सारी कैट प्रिपरेशन नीड्स का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आरंभ करेंगे। अरे कौन आ गया?
अरे रमन सर आ गए, रमन सर आ गए, रमन सर आ गए। चलो, और बाकी यार आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सर ने जो भी आपका वर्क एक्स रिलेटेड, गैप रिलेटेड जो भी डाउट होता है उसको पूरी तरीके से, काफी लंबा सेशन और काफी फन एंगल में सर ने उसको पूरा निचोड़ करके खत्म कर दिया होगा। यही हमारी कोशिश थी। अब आगे से आई थिंक वर्क एक्स का या फिर गैप ईयर रिलेटेड आपका डाउट नहीं होगा। मिलेंगे ऐसे और सेशन में जल्दी। सर्टिफिकेशन रिलेटेड वीडियो भी आपके पास आ रही होगी। मिलते हैं आने वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें।